यंग कलेक्टर जो कि नया नया कलेक्टर होता है, आईएएस अधिकारी होता है, उसको गाइड भी करता है, उसको सुपरवाइज भी करता है। ये हमने बातचीत की थी। उसके अलावा ये कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट का जो वर्कलोड है उसको भी क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। लेकिन इसके अगेंस्ट भी बहुत सारे जो आर्ग्यूमेंट है। पहला आर्ग्यूमेंट तो ये है कि ये अब आजकल क्या है कि इसके और कलेक्टर के बीच में जो है सत्ता का संघर्ष देखा जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो संभागीय आयुक्त है वो आजकल जो है कलेक्टर के कार्यों में अननेसेसरी इंटरफेरेंस करता है। इसके पीछे और कारण है जो हम चर्चा करेंगे। हमें इतना ध्यान रखना है कि भाई कलेक्टर जो है उसके कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप करता है कौन, डिविजनल कमिश्नर। और कई बार जो आईएएस अधिकारी उन्होंने शिकायत भी की है कि भाई ये हर 7 दिन 15 दिन में रिव्यू मीटिंग करते हैं और पूरे पूरे दिन मीटिंग चलती है, जबकि एक कलेक्टर जो है उसको डेली रूटीन के जो है 9:30 6 बजे तक 9:30 to 6 PM जो है बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जबकि रिव्यू मीटिंग जो है एक बार पूरे पूरे दिन चलती है। हाँ, टाइम ये रहेगा, गर्मी सर्दी बारिश बाढ़ भूकंप सूखा सबके दौरान टाइम क्या रहेगा, 9:30 से। स्कूल नहीं है कि कभी 7 से 12 कभी 10:30 4:30। ये तो टाइम फिक्स रहे। क्या टाइम है, 9:30 से 6, 9:30 से 6। और सैटरडे संडे ऑफ होता है, शनिवार रविवार क्या कुछ छुट्टी होगी 2 दिन की, 5 दिन जो ऑफिस चलता है। और जो फील्ड में काम करें, जैसे मान लो एसडीओ है तहसीलदार, जो फील्ड में काम करें उनको कुछ छुट्टी नहीं होती है, उनको 24x7 ही काम करना पड़ता है। उनको कई बार रात को 12 बजे भी जाना पड़ता है, 4 बजे भी जाना पड़ता है, 3 बजे भी जाना पड़ता है। जहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी तब 3 बजे जाना पड़ेगा, 4 बजे जाना पड़ेगा। तो जो फील्ड जॉब है वो तो सारी 24x7 है। पर जो ऑफिस जॉब है, जैसे मान लो यहाँ बहुत सेक्रेटरीट है, उसके अलावा यहाँ बहुत सारे ऑफिस बने हुए हैं, जैसे मान लो सेटलमेंट ऑफिस है, अम्बेडकर पीठ है, जेडीए है। ये ऐसे ऑफिस है जहाँ पर आपको मंडे टू फ्राइडे काम करना पड़ता है। और टाइमिंग ये रहेगा, टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे बारिश हो चाहे स्नोफॉल हो रहा हो कुछ भी हो रहा हो, टाइम जो क्या होगा 9:30 से। तो पहला तो यही है कि ये कलेक्टरी कार्यों में क्या करता है, अनावश्यक हस्तक्षेप। और दूसरा इसके जो विपक्ष में तर्क है वो ये है कि इससे अननेसेसरी डिले भी होता है इससे कार्यों में। यानी कि होता क्या है, जैसे मान लो कलेक्टर है, अब कलेक्टर जो है अपनी रिपोर्ट देता है डीसी को। किसको भेजता है, डीसी को, या डीसी खुद जो है रिव्यू कर लेगा, आकर खुद रिव्यू कर लेगा। पूरी जो है रिव्यू करने के बाद में पूरी समरी का बना लेगा, पूरे मिनट्स बना लेगा कि भाई कौन से डिपार्टमेंट में क्या प्रोग्रेस है, और वो ऊपर भेजता है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। किसको भेजता है, राज्य सरकार को। तो एक इसका जो विपक्ष में जो तर्क है वो ये भी है कि इससे बहुत सारे निर्णय लेने में क्या होती है, देरी होती है। इसको बोलते हैं डिले इन डिसीजन मेकिंग। कि अगर मान लो कलेक्टर को कुछ निर्णय अगर स्टेट गवर्नमेंट से अगर लेने हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर ये बीच में बैठा व्यक्ति इसके माध्यम से ये जो है अपनी रिपोर्ट किसको भेजता है, स्टेट गवर्नमेंट को, जो कि कार्य में क्या करता है, देरी। किससे अननेसेसरी डिले इन वर्क हो रहा है, इससे कार्यों में अनावश्यक देरी हो रही है। ये रिपोर्ट जो सीधी जानी चाहिए कहाँ से कहाँ, कलेक्टर से राज्य सरकार को। तो दूसरा इसके अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि इससे कार्यों में क्या हो रही है, अनावश्यक देरी। और कार्यों में अनावश्यक देरी भी हो रही है और कलेक्टर कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप भी करता है। और तीसरा इसके जो अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट है वो यही है कि हम बार बार कह रहे हैं कि वरिष्ठ आईएएस होता है, कौन होता है, ये सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है, इसके पास जो है वाइड एक्सपीरियंस होता है, इसके पास व्यापक अनुभव होता है। तो क्यों नहीं इसके व्यापक अनुभव का फायदा जो है उठाया जाए, कहाँ पर, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। कि राज्य में जो नीति निर्माण का काम है वो सेक्रेटेरिएट में हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, सचिवालय में। तो क्यों नहीं ऐसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को, ऐसे टैलेंटेड आईएएस अधिकारियों से क्या बनवाई जाए, पॉलिसीज। तो ये एक इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट ये भी है कि अगर अनुभवी प्रशासक है, अगर मान लो ये एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटर है, तो वाई शुड शी और ही अपॉइंटेड इन सेक्रेटेरिएट। किसको जो है कहाँ अपॉइंट किया जाना चाहिए, सचिवालय में। कहाँ अपॉइंट किया जाना चाहिए, सचिवालय में। और आजकल तो आपको पता होगा कि ये तो चलो ये तो अलग बात है, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ अपॉइंट किया जाना चाहिए, उसको वहां जाना चाहिए, तो हम बार बार ये मान कर चलते हैं कि हम ये हमारे अज्यूम कर कर चलते हैं कि ये जो अधिकारी है वो कौन है, मेल है। तो आजकल बिहार और यूपी जो है वहां पर तो आजकल उन्होंने ये सिस्टम कर दिया, जैसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कलेक्टर कौन कौन से कार्य करती है, संभाग आयुक्त कौन कौन से कार्य करती है। कि हमेशा जो है ऐसा ही क्यों है कि जो पोस्ट है उसको क्या माना जाता है, उस पर कौन बैठा है, मेल।
इसलिए क्वेश्चन ऐसे पूछने लगे हैं कि जो अधिकारी बैठा वो कौन है, फीमेल है, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट हो, ताकि क्या हो। तो आजकल ये नया ट्रेंड है, एमपी कमीशन भी आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गए, पटवारी कौन कौन से कार्य करती है। तो अज्यूम करके चलते हैं कि आगे पद पर कौन बैठा है, फीमेल ऑफिसर है, कौन है। तो ये वो तीन आर्ग्यूमेंट है जो ये कहते हैं। और चौथा आर्ग्यूमेंट सीधा सही है कि जब इतनी बुराइयां हैं तो क्यों इस पर जो है, इस पोस्ट के ऊपर, इस ऑफिस के ऊपर इतने पैसे खर्च किए जाएं। इसलिए इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट ये भी है कि इससे सरकार पर जो वित्तीय भार है, या हम कह सकते हैं कि सरकार के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है। कौन, डीसी, डीसी की पोस्ट, संभागीय आयुक्त की पद। किसका पद है, संभागीय आयुक्त। तो सबसे पहला तो ये कि कलेक्टर कार्य में अनावश्यक क्या कर रहा है ये, हस्तक्षेप, इसलिए इस पद को नहीं होना चाहिए, इस पोस्ट को नहीं होना चाहिए। दूसरा, इससे डिले इन वर्क या डिले इन डिसीजन मेकिंग होता है, इससे कार्यों में या निर्णयों में अनावश्यक देरी होती है। तीसरा, अगर ये मान लो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसको क्यों नहीं कहाँ अपॉइंट किया जाए। और ये सभी आर्ग्यूमेंट है, ये कहते हैं कि भाई ये एक तरह से क्या है, सरकार के ऊपर वित्तीय भार है, फाइनेंशियल बर्डन है, इस पद को उचित नहीं है, इस पद को उचित नहीं है। उल्टा ये होने से जो कलेक्टर है वो बहुत सारे डिसीजन नहीं ले पाता है। कलेक्टर जो है वो बार बार कलेक्टर कार्यों में संभागीय अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहा है, और बहुत सारी रिपोर्ट जो है इसके कारण समय पर किसके पास नहीं पहुंचती, स्टेट गवर्नमेंट के पास। हालांकि ये सब के सब कुतर्क हैं, सारे सारे क्या हैं, कुतर्क है। और आजकल सीधा सही कि जैसे मान लो किसी भी डिपार्टमेंट के एसीएस को, हर डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, या सभी डिपार्टमेंट को रिव्यू करता है समय समय चीफ सेक्रेटरी। और आजकल रिव्यू करते हैं बीसी के माध्यम से, किसके माध्यम से, बीसी के माध्यम से। कुछ चीफ सेक्रेटरी जो रिव्यू करेगा कलेक्टर नंबर ए बी सी डी पूरे दिन बैठकर, किसके माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो ये सारे सारे कूतर के ऊपर हमें लिखना पड़ेगा। अगर मान लो ये पूछ ले कि इस पद का औचित्य क्यों नहीं है, या आपको पूछ ले कि संभागीय आयुक्त की जो भूमिका है उसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन मैं कल लिख के लाना आप लोग, अभी मैं लिखवा रहा हूँ आप लोगों को, अब रुक जाओ रुक जाओ। बस मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये वो आर्ग्यूमेंट है जो कह रहे हैं कि इस पद को नहीं होना चाहिए। और इससे पहले जो मैंने लिखवाया था वो क्या था, इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट थे। अब आपका स्टैंड क्या होना चाहिए मैं कल चेक कर लूंगा, आपका स्टैंड क्या होना चाहिए वो तो मैं कल देख ही लूंगा। तो एक क्वेश्चन और लिख लो, पीछे पीछे क्वेश्चन लिख लो, फिर इसको लिखवाता हूँ मैं। 2-3 दिन में एक क्वेश्चन दूंगा 10 नंबर का, 5 नंबर का भी दे दूंगा, 2 नंबर का नहीं दूंगा, 2 नंबर का क्वेश्चन होता ही नहीं है कोई। 2 नंबर में क्या करना, पूछना वो लिखना है। या तो परिभाषा पूछेगा, फैक्ट पूछेगा, क्या पूछेगा, फैक्ट। और ज्यादातर जो है मानकर चलो कि जितने भी आपके ये सिलेबस में जो टॉपिक लिख रखे हैं उनके आगे लगा था ना वोट क्या, ये पूछता 2 नंबर में पब्लिक एडमिशन में। जैसे आपको लिख रखा है स्पैन ऑफ कंट्रोल, तो पूछेगा स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है। आपको लिख रहा है जर्नलिस्ट, तो पूछ लेगा सामान्य कौन होते हैं, सामान्य की परिभाषा क्या है। तो आपके सिलेबस में लिख रहा है स्पेशलिस्ट, तो पूछ लेगा स्पेशलिस्ट कौन होते हैं। आपके अब की बार एक क्वेश्चन आया 2018 के एग्जाम में कि प्रशासनिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर क्या होता है। तो लोगों को समझ में नहीं आया कि तो सिलेबस में नहीं, कहाँ से पूछ लिए, जबकि सिलेबस में लिख रखा है। कहाँ लिख रखा है, सिलेबस में। पता होगा ना सबको, वैसे सिलेबस देखा ही नहीं होगा। और वैसे मैं तो इसके फेवर में भी नहीं हूँ। कई लोग कहते हैं कि आपने अगर सिलेबस 2-3 बार देख लिया है तो मान लो आपका आधा काम हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिलेबस के अंदर की बातें पढ़नी होती है। कई लोग कहते हैं ना कि आपने सिलेबस अगर आपको याद है तो आप मानकर चलें कि आपका आधा काम क्या हो चुका है, आसान। अरे सिलेबस याद नहीं करना, वो नहीं पूछेगा कि यूनिट नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है, सिलेबस के अंदर जाना पड़ेगा। और ये मानकर चलो कि एक एक पॉइंट जो है, एक एक टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर कोई भी अजम्पशन आप नहीं कर सकते हैं। आप ये मानकर चलें कि आप ये सोच कर चलें कि भाई जैसे कलेक्टर पिछली बार क्वेश्चन आ गया तो इस बार नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। जैसा आप सोच रहे हो वैसा वो भी सोचता है जो पेपर बनाता है, तो निश्चित रूप से पूछेगा उसी को वापस। तो उसको पता है कि 70-80% बच्चे ऐसा नहीं करके आएंगे। जैसे एक बार पूछा कि 2016 में जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पूछा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, 2016 में पूछा 5 नंबर में। तो 2018 में कोई नहीं पढ़ कर गया, उनको लगा 5 नंबर पूछ लिया, अब थोड़ी पूछेगा। 18 में 10 नंबर में पूछा, कितने में पूछा, पिछली बार 2018 में पूछा लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार, जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकायुक्त, 5 नंबर में। लोकायुक्त का पढ़कर नहीं गए लोग, एज इट इज उसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया 2021 में 5 नंबर में वापस, कि लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार समझाइए। इसलिए यहाँ पर आपको कोई भी ये वैसे एग्जाम यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम नहीं है। 2013 में आ गया तो 15 में आएगा, 15 में आ गया 17 में आएगा, 17 में आ गया जो
19 में, ऐसा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर हमें सारे टॉपिक जो पढ़ने हैं, और कोई भी टॉपिक आप ये मत सोचें कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 2013-16 में जब ये सिलेबस पहली बार चेंज किया गया, तो इसमें टोटल 11 यूनिट है। कितनी यूनिट है? उसने मानकर चलो कि 65 में से 50 नंबर का पेपर ऊपर की 4 यूनिट में से बना दिया, नीचे गए ही नहीं वो 7 यूनिट के अंदर। लेकिन 16 में सबने लगा कि अच्छा ये तो कोर पब्लिक एडमिशन पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं? कोर पब्लिक एडमिशन। 2018 वाले में लोग ज्यादातर कोर पब्लिक एडमिशन पढ़ कर गए कि भाई नीचे वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि वो स्टेट पॉलिटी के हैं। तो 2018 में 50 नंबर क्वेश्चन नीचे वाले सेक्शन से बना दिए, नीचे वाले 4 सेक्शन से कहाँ से बना दिए। इसलिए हमारे लिए एक एक लाइन क्या है, इंपॉर्टेंट है। और ये एकेडमिक्स वाला तो एग्जाम है ही नहीं, ये तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। कौन सा एग्जाम है? और जैसा आप सोचते हो मानकर चलो पेपर बनाता है, वो भी सोचता है, वो भी अपने जैसा ही व्यक्ति है कोई। हम सोचते हैं ना कि ऐसा नहीं होगा, तो वो सोच कर रखता है कि सब लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा नहीं होगा, तो मैं ऐसा कर देता हूँ, मैं ऐसा कर देता हूँ। हर सब्जेक्ट में ध्यान रखना, हर सब्जेक्ट में ध्यान रखना है। और 2018 में ऐसे हुआ था, 2018 के साइंस के पेपर में जितने भी आर्ट्स के जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि भाई हम जो है बायोलॉजी पढ़ लेंगे, तो एक पढ़ लेते हैं एनवायरमेंट और एक पढ़ लेते हैं साइंस टेक, हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरफ नहीं देखेंगे। और सामान्यतः ऐसा होता है, और साइंस में हार्ड भी हुई है। बायोलॉजी तो आर्ट्स वाले पढ़ सकता है, और एनवायरमेंट कोई भी पढ़ सकता है। और साइंस टेक जो है सामान्य से बातें होती हैं, इंपोर्टेंस क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, एप्लीकेशन क्या है, अनुप्रयोग क्या है हर टाइप का। तो उसने जानबूझकर जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री से लगभग 45-50 नंबर का पेपर बना दिया, एनवायरमेंट पूछी नहीं, एनवायरमेंट गायब। और साइंस टेक का क्वेश्चन था 5 नंबर का। कितने नंबर का? तो जैसा आप सोचते हो वैसा वो भी सोचता है। इसलिए हर सब्जेक्ट में ध्यान रखना कि एक एक लाइन क्या, एक एक शब्द क्या है, इंपॉर्टेंट है। चल लिखो, क्वेश्चन लिख लो। सबसे पहले तो राज्य प्रशासन में 10 नंबर का है, गौर फरमाइएगा। राज्य प्रशासन में, अच्छा ये क्या है सर, ये क्या कर रहे हो आप? ये कौन सी बुकलेट आपकी? अच्छा देखो, राज्य प्रशासन में संभागीय आयुक्त की भूमिका का, राज्य प्रशासन में संभागीय आयुक्त की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली इवेल्युएट द critically evaluate the role of divisional commissioner, critically evaluate the role of divisional commissioner in state administration। नहीं नहीं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन लिख लो। वो लिखना चाहो तो दूसरा क्वेश्चन और लिखवा दो, नहीं पर कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा दूसरे में केवल आप मेरे को बता देना कि इसमें क्या लिखा जाना चाहिए था, केवल मेरे को फ्रेम बना के बताएंगे। पहला तो लिख कर लाएंगे पूरा एक पेज में, और प्रयास ये करेंगे जो आंसर शीट आती है वो आपके पास होनी चाहिए, जो मिलती है ना हम जो पेपर लिखते हैं। मतलब मेरा कहने मतलब है 22 लाइन में आंसर लिखना है। जैसे कई बार हम लिखते हैं कि हमारे पास लीगल साइज का पेपर, इतना बड़ा पेपर होता है लीगल साइज का, अब आप पूरा भर के ले आए, कहोगे भाई मैं तो एक पेज है देख ले, एक पे नहीं, लाइन गिन के लानी, कितनी लाइन होनी चाहिए? 22, 22 या 23 लाइन में नहीं लिखना है, क्योंकि वहाँ 22 लाइन में लिखना है। कितनी लाइन में लिखना है? और यहाँ पर कई बार आप व्हाइट पेज में लिख के लाते हैं, 25-25 लाइन लिख के ले आते हैं, तो 22 लाइन में लिखना है। कितनी लाइन में लिखना है? एक क्वेश्चन और लिख लो। इसका केवल मुझे जो है फ्रेम बनाकर दिखाएंगे। संभागीय आयुक्त राज्य सरकार पर वित्तीय भार है, इन्वर्टेड कॉमा बंद करना। संभागीय आयुक्त राज्य प्रशासन पर वित्तीय भार है। डिविजनल कमिश्नर इज फाइनेंशियल बर्डन ऑन स्टेट गवर्नमेंट। क्रिटिकली इवेल्युएट द स्टेटमेंट। हिंदी में लिखना, संभागीय आयुक्त राज्य प्रशासन पर वित्तीय भार है। डिविजनल कमिश्नर इज फाइनेंशियल बर्डन ऑन स्टेट गवर्नमेंट। क्रिटिकली इवेल्युएट द स्टेटमेंट। हिंदी में लिख लो, कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये दूसरा वाला मेरे को लिए बता देना इसमें लिखा क्या जाना चाहिए था, और पहला वाला पूरा लिख कर लाएंगे आंसर, या फिर दोनों में से कोई भी एक लिख देना जो अच्छा लग रहा हो, और एक का क्या बना के लाएंगे फ्रेम, क्या आंसर में क्या क्या शामिल होना चाहिए था। ये मात्र 10 नंबर का है। कितने नंबर का है?
10 नंबर, इसको लिख लो जल्दी से। आंसर नहीं लिख पा रहा मैं, आगे उधर वापस चलना है। हाँ हाँ कोई नहीं, मुझे लगा वहां नीचे लिख रहे हो, मुझे लगा आप उत्तर लिख के स्टार्ट कर दोगे। हाँ लिख लो, विपक्ष में तर्क लिखो। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द पोस्ट लिख लो, इसमें लिख लो विपक्ष में तर्क में सबसे पहले लिखो अननेसेसरी इंटरफेरेंस इन कलेक्टर्स जुरिस्डिक्शन लिख लो, हिंदी में लिख लो कलेक्टर के कार्यों में, कलेक्टर के कार्यों या क्षेत्राधिकार में, कलेक्टर के कार्यों या क्षेत्राधिकार में अनावश्यक हस्तक्षेप, unnecessary interference in the jurisdiction of कलेक्टर, कलेक्टर के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप, अनावश्यक हस्तक्षेप। दूसरा लिखो राज्य सॉरी देखो कार्यों में अनावश्यक देरी, 2 नंबर पर अननेसेसरी डिले इन वर्क, अननेसेसरी डिले इन वर्क, कार्यों में अनावश्यक देरी। कार्य में अनावश्यक देरी। तीसरा लिख लो इसमें अनुभवी प्रशासक या संभागीय आयुक्त को, अनुभवी प्रशासक या संभागीय आयुक्त को सचिवालय में नियुक्त किया जाना चाहिए। लिख लो एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटर शुड बी अपॉइंटेड इन, एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटर और डिविजनल कमिश्नर शुड बी अपॉइंटेड इन सेक्रेटेरिएट। अनुभवी प्रशासक को, अनुभवी प्रशासक या संभागीय आयुक्त को सचिवालय में नियुक्त किया जाना चाहिए। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर और एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटर और डिविजनल कमिश्नर शुड बी अपॉइंटेड इन सेक्रेटेरिएट। लास्ट में लिख लो यह व्यवस्था सरकार पर, यह व्यवस्था सरकार पर अनावश्यक वित्तीय भार है। इट इज फाइनेंशियल बर्डन ऑन, दिस पोस्ट इज फाइनेंशियल बर्डन ऑन स्टेट गवर्नमेंट। फाइनेंशियल बर्डन ऑन स्टेट गवर्नमेंट। कल वो क्वेश्चन लिख के ले आना, एक एक रजिस्टर चेक करूंगा, ध्यान रखना। ये मत सोचना कि भाई मैं 1-2 रजिस्टर छोड़ चेक करके छोड़ दूंगा, ये तो आनंद का विषय होता है। ये पल आते हैं रहते हैं 5-7-10 दिन में एक बार, तो इनका लुत्फ उठाना चाहिए। और सब भी लिख कर लाएंगे, नहीं लिख कर लाओ तो मत आना। निकलो कलेक्टर। है विपक्ष में कमी होनी चाहिए, जो सरकारी सिस्टम है उसकी आलोचना। अब यही तो, अब मैं भी बता दूंगा तो क्या मतलब निकला, यही तो बात है। आलोचना तो परीक्षण मतलब केवल आलोचना नहीं करनी होती है। तो मैंने 4 लिखवा दिए, बहुत हैं, ज्यादा है। अगर ये ध्यान रखना, अच्छा मैं चलो कल ही बताऊंगा, अभी तो क्या बताऊं। नहीं तो फिर क्या मतलब निकला फिर लिखवाने का। मैं तो ये कहना, मेरे कहने मतलब है कि सरकार का कोई पद हो, कोई भी स्कीम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, उसको हमें क्रिटिसाइज तो करना है, लेकिन उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी लिखना साथ साथ। या फिर अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो तो आपके पास सजेशन भी होना चाहिए। आपको, आप चूंकि सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो आप किसी भी चीज को प्रॉब्लम पर खत्म नहीं कर सकते, आपको उसके सोल्यूशन बताने पड़ेंगे, चाहे वो पूछे चाहे वो नहीं पूछे। ये आपको लिखना पड़ेगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। वो देख लेना अपने हिसाब से, मतलब क्या कहूँ, कल बताऊंगा आप लोगों को मैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लिख लो, जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर के बारे में बातचीत करेंगे। रजिस्टर कर दो बंद आराम से, और लगातार जो आधे पौन घंटे का भाषण दूंगा उसके बाद में लिखवा दूंगा। देख लो इधर देख लो। सबसे पहले तो हम देखेंगे वर्तमान में इस पद का जो है क्या औचित्य है, कहाँ पर ये कार्य करता है जिला कलेक्टर। आप सभी को पता है कि जिला कलेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस है। जिला प्रशासन का मुखिया कौन है? जिला कलेक्टर है। कौन है?
अच्छा, इसके अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। जैसे मान लो इसको यूपी में और वेस्ट बंगाल में बोलते हैं इसको डीएम, क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्या कहते हैं इसको? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जैसे आप बिहार में जाएंगे, आप जो है जम्मू एंड कश्मीर में जाएंगे, आप जाएंगे अगर कर्नाटका में, तो इसको बोलते हैं डीसी। क्या बोलते हैं इसको? डीसी। और इसके ऊपर जो बैठा है वो कमिश्नर है, जिसको हम डिविजनल कमिश्नर बोल रहे हैं। और इसके नीचे बैठता है डेप्यूटी कमिश्नर। डेप्यूटी कमिश्नर का मतलब कौन बैठता है? कलेक्टर। कौन है? कलेक्टर है। तो डीएम तो बोलते हैं इसको यूपी वेस्ट बंगाल में, और बिहार कर्नाटका और जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर इसको बोलते हैं क्या? डीसी। क्या बोलते हैं? डीसी का मतलब डिविजनल कमिश्नर नहीं, डीसी का मतलब डेप्यूटी कमिश्नर। डीसी का मतलब क्या है? डेप्यूटी कमिश्नर है, उपायुक्त है। उसके अलावा जो राजस्थान है, या आप कह सकते हैं हरियाणा है, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? जिला कलेक्टर। हालांकि हमारे यहाँ इसको बोलते हैं जिला कलेक्टर एवं, ना ना, जिलाधीश नहीं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। क्या बोलते हैं? आप देखिए ना, कभी भी जब कलेक्टर के ट्रांसफर ऑर्डर आते हैं तो उसमें पद का नाम ये लिखा होता है, जिला कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चूरू, जिला कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट झुंझुनू, जिला कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट सीकर। बस तीन ही है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये इसके पदनाम है, अलग अलग जगह पर इसको जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है कि यहाँ पर नियुक्त जो है किया जाता है आईएएस अधिकारी। उस पोस्ट पर, आप सभी को पता है, किसको अपॉइंट करते हैं? आईएएस ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का अधिकारी होता है, यूपीएससी के माध्यम से सेलेक्ट होकर आता है, और इसको जो है अपॉइंट करते हैं किस पोस्ट पर? आईएएस की पोस्ट पर। और ये सॉरी आईएएस अधिकारी होता है। तो आईएएस भी दो प्रकार के होते हैं जो कलेक्टर के रूप में नियुक्त होते हैं। एक तो होते हैं सीधी भर्ती से। कैसे होते हैं? सीधी भर्ती, बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यूपीएससी के माध्यम से। दूसरा होता है बाई प्रमोशन। बाई प्रमोशन की पदोन्नति से जो आरएएस से जो आईएएस बनते हैं, या हम कह सकते हैं कि स्टेट सर्विसेज से जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में प्रमोट होते हैं, उन अधिकारियों को भी क्या लगाया जाता है? कलेक्टर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? और राजस्थान के अंदर आप सभी को पता होगा वैसे तो 2009 से सिस्टम स्टार्ट हुआ। कब से? 2009 से। क्या आरएएस से प्रमोट होकर जो आईएएस बनते हैं, उनको पहली बार जिलों के अंदर क्या बनाया गया है? कलेक्टर। क्या बनाया गया है? कलेक्टर अपॉइंट किया गया पहली बार। पहले जो आरएएस से प्रमोट होकर आईएएस बनते थे, उनको जिला कलेक्टर नहीं लगाया जाता था। उनको सेक्रेटेरिएट में अलग जो अलग अलग पोस्ट है, बहुत सारी आईएएस की यहाँ नॉन फील्ड जो पोस्ट है, वहां पर अपॉइंट करते थे। लेकिन आज अगर आप राजस्थान में देखेंगे तो लगभग आधे जिलों के अंदर जो कलेक्टर लगे हुए हैं, कौन है? प्रमोटी जो है आईएएस है, जो कि आरएएस से प्रमोट होकर क्या बने हैं? आईएएस। आधे जिलों के अंदर जो एसपी काम कर रहे हैं, जिला पुलिस अधीक्षक जो काम कर रहे हैं, वो भी सभी कौन है? प्रमोटी आईपीएस है, जो कि आरपीएस से प्रमोट होकर क्या बने हैं? आईपीएस। और वर्तमान जो मुख्यमंत्री है, इनके द्वारा ही ये जो व्यवस्था है इसको स्टार्ट किया गया था, कि उन्होंने 2009 में पहली बार स्टेट सर्विसेज के अधिकारियों को, जो कि प्रमोट होकर ऑल इंडिया सर्विस में आए थे, उनको सबको क्या बनाया है? सबको नहीं, लगभग 10-12 लोगों को क्या बना दिया है? कलेक्टर लगा दिया। और 2009 के बाद से अब तक जो है ये व्यवस्था चल रही है। आज भी राजस्थान के अंदर, मैंने बताया भी, राजस्थान में लगभग आधे जिलों के अंदर जो कलेक्टर लगे हुए हैं, कौन है? प्रमोटी जो है आईएएस है, जो कि स्टेट सर्विस से प्रमोट होकर, आरएस से प्रमोट होकर क्या बने हैं? आईएएस। दूसरा, आप ये मानकर चलेंगे इस पर जो नियंत्रण है, आईएएस पर नियंत्रण जो है वो किसका होता है सीधा? है किसका होगा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मिनिस्ट्री है, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। क्या नाम है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। इस मंत्रालय का इस पर सीधा नियंत्रण है। किसके ऊपर? इस आईएएस अधिकारी के ऊपर। कलेक्टर तो नहीं बोलेंगे, कलेक्टर पर तो सीधा नियंत्रण राज्य सरकार का होता है, क्योंकि उसको तो डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट करने वाला जो स्टेट गवर्नमेंट है। लेकिन आईएएस के ऊपर जो सीधा कंट्रोल किसका होगा? कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, जो सीधा जो है किसके पास है? प्रधानमंत्री महोदय के पास है। इसमें सीधा एक नीचे स्टेट मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। आजकल डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है, जम्मू कश्मीर से आते हैं, उनको स्टेट पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन मिनिस्ट्री जो है, उनका स्टेट मिनिस्टर बना रखा है। क्या बना रखा है? राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री का प्रभार जो है किसके पास है?
प्रधानमंत्री जी के पास है। दूसरा, इस पर कंट्रोल जो है कार्मिक लोक शिकायतें हैं पेंशन मंत्रालय का होगा। उसके साथ साथ इस पर जो स्थानांतरण है, इसके ट्रांसफर जो है और इसकी जो नियुक्ति है वो करती है राज्य सरकार। हम नियुक्ति तो नहीं कहेंगे, नियुक्ति करने वाला तो यही है, हम कहेंगे स्थानांतरण लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? स्थानांतरण। इसके ट्रांसफर जो है वो करता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, राजस्थान सरकार का कार्मिक विभाग। कौन सा विभाग है? राजस्थान सरकार का कार्मिक विभाग जो है इनके ट्रांसफर करता है। और इनके स्थानांतरण जो है इनके द्वारा किया जाता है। इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करनी हो तो कार्रवाई करने से पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है। कहाँ से? यहाँ से। अगर मान लो कोई अधिकारी ट्रैप भी हो गया, ऐसी स्थिति में उसको सस्पेंड भी ऊपर से पूछ कर किया जाता है। कहाँ पर? इस मिनिस्ट्री को पहले इन्फॉर्म करते हैं। इस मिनिस्ट्री को क्या करते हैं? इन्फॉर्म करते हैं। तो ये इस तरीके से जो है स्थानांतरण जो वो कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। और ये राजस्थान के अंदर किसके पास है? मुख्यमंत्री महोदय के पास। किसके पास है? उसके अलावा इसका कार्यकाल जो है, इसका टेन्योर जो है वो कितना होता है? अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब है नॉट फिक्स्ड। इसका टेन्योर और फिक्स नहीं है। राज्य सरकार जब तक चाहेगी तब तक एक पद पर रखेगी, उसके बाद में उनका ट्रांसफर दूसरी पोस्ट पर कर सकते हैं। कई बार 3 महीने रखते हैं, कई बार 4 महीने रखते हैं, कई बार 5 महीने रखते हैं। राजस्थान के अंदर एक बार स्टडी करवाई गई थी। राजस्थान स्टेट में ये निकल कर आया कि एक जिला कलेक्टर जो है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है राजस्थान में, एक जिले में 14 महीने और 2 दिन तक काम करता है। कितने महीने तक? 14 महीने 14 मंथ 2 डेज, 14 महीने 2 दिन तक एक जिले में काम करता है एवरेज। एक स्टडी करवाई गई थी कि एक जिला कलेक्टर को अगर राज्य सरकार अपॉइंट करती है तो एक जिले में वो लगभग कितने समय तक काम करता है? तो एक जिले में लगभग वो 14 महीने 2 दिन तक काम करता है। उसके बाद में उसका ट्रांसफर जो है दूसरे जिले में या सचिवालय में या किसी भी डिपार्टमेंट में कर दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि कलेक्टर जो है वो स्थानीय परिस्थिति को समझ ही रहा होता है, लोकल सर्कमस्टांसेस को समझ ही रहा होता है, इतने में उसको दूसरे जिले में भेज दिया जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छा, इस तरीके से जो है ये सामान्य बातें हैं किसके बारे में? जिला कलेक्टर के बारे में। और जिला कलेक्टर का इमीडिएट बॉस कौन है? डिविजनल कमिश्नर है। कौन है? संभागीय आयुक्त। कौन है? और डिविजनल कमिश्नर ही उसकी जो एसीआर उसको इनिशिएट करता है। कौन है? डिविजनल कमिश्नर। तो हमें सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि यूपी और वेस्ट बंगाल में क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका में क्या कहते हैं? डिविजनल कमिश्नर। राजस्थान में कहते हैं जिला कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। उसके बाद में अपॉइंटमेंट जो है यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है आईएएस अधिकारी को। आईएएस भी 2 प्रकार के होते हैं, तो जो है सीधी भर्ती से और दूसरा बाई प्रमोशन पदोन्नति से हो। सीधी भर्ती से जो होंगे वो यूपीएससी के द्वारा आएंगे, और पदोन्नति का मतलब है स्टेट सर्विसेज या आईएएस के अंदर प्रमोट हुए व्यक्ति। जैसे राजस्थान की बात करें तो ऐसे व्यक्ति जो कि आरएस से क्या बने हैं? आईएएस। ये सिस्टम जो स्टार्ट किया गया था कब से? 2009 से। और इस पर नियंत्रण जो है वो किसका होता है? कार्मिक लोक शिकायतें एवं पेंशन मंत्रालय का होगा। इसके ट्रांसफर जो है वो कौन करता है? डीओपी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। ये मानकर चलो कि आप सभी को पता ही होगा कि आईएएस अधिकारी जो होते हैं इनको कैडर अलॉटमेंट का काम होता है इसी मिनिस्ट्री के द्वारा। किस मिनिस्ट्री के द्वारा? कि कौन सा आईएएस अधिकारी कौन से स्टेट में जाएगा। आजकल तो जोन बना दिए। आजकल क्या बना दिए हैं? जोन बना दिए। पहले सीधा जो है भेजते थे कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ भेजते थे? डिस्ट्रिक्ट में। और एक बार सॉरी स्टेट में। और एक बार जो आपको स्टेट अलॉट हो गया वो आपके टिल द रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति तक उसी स्टेट में आपको काम करना होता है। तो बेसिकली ये सीधे अकाउंटेबल तो इस मिनिस्ट्री के प्रति होते हैं, इस मंत्रालय के प्रति होते हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके लिए ये असिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट करते हैं। क्या करते हैं? असिस्ट करते हैं, उसको सहायता प्रदान करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट उनकी सैलरी है, अलाउंसेज और पेंशन जो है, ये सारी व्यवस्थाएं किसको करनी पड़ती है? राज्य सरकार को। किसको करनी पड़ेगी? लेकिन ये केंद्र सरकार के बिहार पर राज्य सरकार के अंदर काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में जो है काम करते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तब इनको डेपुटेशन बुला सकती है। कहाँ पर? दिल्ली। अभी इस चीज को लेकर विवाद चल रहा है बहुत सारे स्टेट के अंदर। अभी कई सालों बाद पहली बार ऐसा हुआ कि सेंटर ने वहाँ डेपुटेशन से उनको बुलाया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने उनको एनओसी नहीं दी, रिलीव नहीं किया। क्या नहीं किया? रिलीव नहीं किया। इससे दोनों के अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सेंटर स्टेट के बीच में, केंद्र राज्यों के बीच में। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हम ये प्लान कर रहे हैं कि अब अगर हमें डेपुटेशन पे किसी को बुलाना होगा, स्टेट गवर्नमेंट के एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा वो अमेंडमेंट कर रहे हैं, अभी संशोधन करने की बात हो रही है। क्योंकि उनका मानना है कि हमारे अधिकारी होते हैं, हम इनको कैडर लोड करते हैं, इस पर
इसलिए इन पर पूरा नियंत्रण किसका है? हमारा है। और स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि हम इनको पेंशन देते हैं, हम इनको सैलरी दे रहे हैं, हम इनको अलाउंसेस दे रहे हैं, तो इन पर नियंत्रण किसका है? हमारा भी है। इस गतिरोध को खत्म करने के लिए, इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि हम थोड़े दिन रुकने के बाद में इसमें अमेंडमेंट करेंगे इस नियम के अंदर। और उसमें ये होगा कि अगर मान लो आपको डेपुटेशन बुलाया गया है तो आपको ऑटो रिलीव होकर, स्वतः रिलीव होकर जाना कहाँ पर? दिल्ली। आपको स्टेट गवर्नमेंट के एनओसी की आवश्यकता नहीं है। ये तो है सामान्य बात है। स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, पर स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल है ना, डेपुटेशन पर भेज सकते हैं, दूसरी पोस्ट के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन कार्रवाई जो है ये करेगा, इसकी परमिशन से होगी। हाँ, इसकी परमिशन से कार्रवाई होगी। इवन स्टेट गवर्नमेंट को जब किसी आईएएस अधिकारी को सस्पेंड भी करना है तो पहले वो इन्फॉर्म करते हैं किस मिनिस्ट्री को, इस मिनिस्टर को, वहां से अप्रूवल होता है, उसके बाद सस्पेंड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? सस्पेंड करते हैं, निलंबित करते हैं। हाँ, बिहार में। हाँ बिल्कुल, वही लिखा होगा, डेजिग्नेशन तो होगा, पद का नाम तो भी होगा। क्या? दिल्ली से कहाँ आते हैं? हाँ हाँ। अरे वो तो डेजिग्नेशन अलग 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 जगह पर अलग अलग डेजिग्नेशन। आप जब एसडीओ रहेंगे तो आपकी बहुत सारी सील होंगी। जैसे, हाँ जैसे आप काम करें, जैसे मान लो आप लैंड एक्विजिशन में काम कर रहे हो तो आप डॉक्यूमेंट पर सील लगाओगे एलएओ, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर। किसकी सील लगाएंगे? लैंड एक्विजिशन ऑफिसर की। आप जो इलेक्शन में काम कर रहे होगे तब आपकी सील लगेगी एआरओ, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक निर्वाचन अधिकारी। आगे पोस्ट तो एसडीओ है, लेकिन अब आप जो है किसके रूप में काम कर रहे हैं? एज एआरओ काम कर रहे हैं, तो आपकी सील पर लिखा होगा सहायक निर्वाचन अधिकारी। क्या लिखा होगा? तो वो अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। इस तरीके से जो है ये सामान्य बातें किसके बारे में? कलेक्टर के बारे में। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि जो पोस्ट है इसका जेनेसिस कैसे हुआ, इसका विकास जो है किस तरीके से हुआ है, इसका एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, उसकी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। अगर आप लोग अनुमति देंगे चर्चा करेंगे। दे दी अनुमति? चलो ठीक है सर, धन्यवाद। अब जो हम देखते हैं इसका विकास किस तरीके से हुआ है। अब मैं एक साथ लिखवाऊंगा, एक बार बार नहीं लिखवाऊंगा, 5 मिनट लिखवा दिया फिर 5 मिनट वापस लिखवा दिया, नहीं, एक साथ लिखेंगे। एक बार जो है इधर तारतम्य बना रहना चाहिए, बना रहना चाहिए ना। बात बीच बीच में जो लिखने लग जाते हैं, लिखने लगे तो वही है, नहीं भूल भी गए, फिर इधर उधर की बातें के लिए बात लिखते समय की। और हाँ, हाँ, ठीक है, कर रहा है टाइम पास, बढ़िया है। तो उससे बढ़िया मैं एक बार जो है बोर्ड की तरफ फोकस करो और फिर बाद में एक साथ लिखवा दूंगा, जहां मुझे लगेगा कि वहां अब। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट देती है, उसके वेतन भत्ते और पेंशन तीनों स्टेट गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है, राज्य सरकार की देयता है भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट तो है ना कि आपके लिए काम किया उन्होंने, पूरा जीवन भर आपके लिए काम किया है, तो इनको पेंशन थोड़ी वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, स्टेट गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है? ऑब्वियस सी बात है, संभागीय आयुक्त तो आईएएस अधिकारी है, मैं तो आईएएस अधिकारियों की बात कर रहा हूँ। सभी आईएएस अधिकारी जो स्टेट में काम कर रहे हैं। कौन? सभी आईएएस अधिकारी, हाँ। वो तो वो सेंटर देगा फिर। अरे तो कॉमन सेंस की बातें भाई, जब वो दिल्ली पहुंच गए किसी मिनिस्ट्री के अंदर तो सैलरी उनको देनी पड़ेगी। कौन सा? हाँ, यही बुलाता है, यही ऑर्डर करता है। जैसे राज्यों से बुला लेते हैं कई बार, मान लो कैबिनेट सेक्रेटरी पोस्ट है सेंटर के अंदर, तो कैबिनेट सेक्रेटरी पोस्ट पर स्टेट से किसी आई से अधिकारी बुलाया जाता है। जैसे अभी कैबिनेट सेक्रेटरी ज्यादातर कहाँ से बुलाए जा रहे हैं? गुजरात से। कहाँ से बुलाए जा रहे हैं? गुजरात से। पीएमओ के अंदर ज्यादातर अधिकारी कहाँ के लगे हुए हैं? गुजरात के। तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किसको बुलाना है। बिल्कुल, एक्सपीरियंस तो देखना पड़ता है। जैसे मान लो आज राज्य के अंदर आप चीफ सेक्रेटरी लगा रहे हैं, तो ऐसे अधिकारी को लगाना पड़ेगा जिसके पास एज ए एसीएस कम से कम 5-7 साल का एक्सपीरियंस हो। आईएएस अधिकारी तो राजस्थान के अंदर 250-300 है। पर जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, यानी कि ऐसे अधिकारी जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के रूप में, लगभग जिनके पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, यानी कि उससे पहले वो सेक्रेटरी भी रह लिए, इससे पहले जेएस रह लिए, इससे पहले एडिशनल सेक्रेटरी रह लिए, इससे पहले वो डेप्यूटी सेक्रेटरी रह लिए, ये सारे फेज पार करके चले गए। किस पर? एसीएस पर। और यहाँ से यहाँ पहुंचने में लगते हैं 20 साल कम से कम। कितने साल? 20 साल। तो वो तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। वो तो हर पद की अपनी क्वालिफिकेशन है, हर पद की अपनी योग्यता है। देख, क्या कर देते हैं? ये तो डीओपी डिसाइड करता है कि भाई ये स्टेट गवर्नमेंट से पहले रिक्तियां मांगते हैं कि आपके यहाँ कितनी पोस्ट वैकेंट है आईएएस अधिकारियों की, और उनके पास पूरा डेटा होता है।
नहीं वो तो जानना चाहते हैं, पर राजस्थान के अंदर सीटें होती है, जैसे राजस्थान के अंदर अब की बार मान लो आईएएस की सीट है 5, कितनी सीट है 5, उसमें बाइफर्केशन होगा कि भाई 2 सीट वो जनरल की है, 1 सीट ओबीसी की है, 1 सीट शेड्यूल ट्राइब की है, 1 सीट शेड्यूल कास्ट की है, मान लो इस तरीके से पोस्ट है। अब वो उसमें ऊपर दो जो जिन्होंने राजस्थान भर रखा है वो सबसे पहले जनरल वाले कहाँ जाएंगे, राजस्थान में। अब उसके नीचे कितने लोग चाहेंगे मैं राजस्थान में जाऊं और दाल बाटी चूरमा खाऊं, उसको दाल बाटी चूरमा नहीं मिलेगा, ऊपर वाले दो वो सीट ले जाएंगे। और राजस्थान में तो आजकल बहुत बुरी स्थिति है कि राजस्थान के जो लोग हैं वो भयंकर तरीके से सेलेक्ट हो रहे हैं। अभी टॉप 50 के अंदर मुझे लग रहा है 5-7 लोग हैं, वो सीटें होंगी 2, तो केवल ऊपर वाले 2 आएंगे, 3 को दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा, दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा। हालांकि एक सिस्टम और होता है, शादी वाला सिस्टम और होता है इसमें, कि मान लो आपकी वाइफ और हस्बैंड जो है दोनों किसी भी एकेडमी में जा सकते हैं शादी के बाद, समझ रहे हो ना। हाँ किसी भी जो है इंटर काडर ट्रांसफर हो सकता है उनका, एक बार होगा, एक बार होगा। तो ये भी अलग बातें हम चर्चा करेंगे बाद में। तो इस तरीके से जो है अलग अलग व्यवस्था की गई। अब हम चलते हैं इसके जेनेसिस पर, इसके एवोल्यूशन पर, कि इस पद का विकास जो है वो किस प्रकार हुआ है। ये पोस्ट है पहली बार कब आई, जैसे मैंने बताया कि डिविजनल कमिश्नर की जो पोस्ट है वो 1829 में आई थी, 1829 में आई, कब आई थी। और आप ये मानकर चलेंगे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है वो सारे ब्रिटिशर्स के समय एस्टेब्लिश की गई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी, ये अंग्रेजों के समय ही जो स्थापित की गई थी। तो इसी तरीके से 1772 में, कब, 1772 में गवर्नर हुआ करता था वोरेन हेस्टिंग्स, क्या नाम है, वोरेन हेस्टिंग्स को बंगाल में रेवेन्यू कलेक्शन के लिए अधिकारियों की आवश्यकता थी। किसको कलेक्शन के लिए, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, राजस्व संग्रहण के लिए एक पोस्ट की आवश्यकता थी। और ये पोस्ट कौन सी थी, कलेक्टर। तो इस पोस्ट को इंट्रोड्यूस करने वाला कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स है। और इसलिए इसको कहते हैं कलेक्टर, क्या कहते हैं इसको, इसको उसी समय से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं। कि उस समय जो 1772 में इसको जब अपॉइंट किया गया था तो इसका काम था रेवेन्यू कलेक्शन करना। ये रेवेन्यू कलेक्ट करता था, क्या करता था ये, राजस्व संग्रहण का काम करता था ब्रिटिशर्स के लिए, इसलिए पोस्ट का नाम क्या रखा गया, कलेक्टर। और भारत के पहले कलेक्टर जो अपॉइंट किए गए थे उसका नाम है रोल्फ शेल्डन, क्या नाम है, रोल्फ शेल्डन को भारत का पहला कलेक्टर बनने का गौरव प्राप्त है। समझ गए क्या। उसके बाद में 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स का दिमाग खराब हो गया, उसने इस पद को समाप्त कर दिया। ये किस साल में क्या कर दिया, इसको समाप्त कर दिया। लेकिन इस पद को जो, इस पोस्ट को री इंट्रोड्यूस किया गया 1781 में, कब री इंट्रोड्यूस किया गया, 1781 में, 1781 में, लगभग 8 साल बाद इस पद को जो वापस स्थापित किया गया, पुनः स्थापित किया गया और री इंट्रोड्यूस किया गया इस पोस्ट को। और उसके साथ साथ 1787 में इसके पास रेवेन्यू कलेक्शन का काम तो था ही, ये तो इसका जो है ट्रेडिशनल काम था, परंपरागत कार्य था। लेकिन 1787 में इसको जुडिशियल वर्क भी ट्रांसफर किया गया, या इसको जुडिशियल पावर, इसको न्यायिक शक्तियां भी क्या की गई, ट्रांसफर की गई। तो अब 1787 के बाद इसके बाद जुडिशियल पावर भी थी, उसके साथ साथ कौन सी पावर थी, रेवेन्यू कलेक्शन पावर तो थी इसके पास। इसलिए 1787 में कलेक्टर को कहा जाने लग गया लिटिल नेपोलियन, क्या कहा जाने लग गया, या तो इतना शक्तिशाली कौन था, नेपोलियन है, और यहाँ पर इतना शक्तिशाली कौन है, कलेक्टर है, कि रेवेन्यू काम भी कर रहा है और जुडिशियल वर्क भी कर रहा है, इसके पास जुडिशियल पावर भी है, इसके पास रेवेन्यू पावर भी, उसके साथ साथ जुडिशियल पावर भी है, इसके पास राजस्व शक्तियां हैं, उसके राजस्व शक्तियों के साथ साथ इसके पास कौन शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां भी हैं। कौन शक्तियां हैं। लेकिन 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, कौन है, कॉर्नवालिस है, कॉर्नवालिस ने इस कलेक्टर से न्यायिक शक्तियां वापस ले ली। ये खेल चल रहा था देखो, कभी पद को स्थापित कर रहे हैं, कभी समाप्त कर दिया, कभी जुडिशियल पावर दे दी, जुडिशियल पावर वापस ले ली। क्योंकि कार्नवालिस उसने बनाई थी, कार्नवालिस कोड ऑफ स्ट्रीम पढ़ेंगे आगे, कार्नवालिस संहिता क्या बनाई थी। और कार्नवालिस ने इसके सारे जुडिशियल पावर जो ट्रांसफर कर दिए जुडिशरी को, इसको ट्रांसफर कर दिए सिविल जुडिशरी को। जो हम कोर्ट देखते हैं आज उसी प्रकार से कोर्ट जो ब्रिटिशर्स के टाइम भी थे, तो उन्होंने क्या किया कि जो जुडिशियल ऑफिसर थे उनको जुडिशियल पावर ट्रांसफर कर दी कि भाई ये तो रेवेन्यू वर्क ही करेगा, इससे कोई जुडिशियल पावर नहीं होंगे। उसके बाद 1813 में, सूर्ण खराब हो गए, 1813 में मैकेंजी एक गवर्नर था,
उसने इसको पुनः जो है न्यायिक शक्तियां दी। क्या प्रदान कर दी? पुनः इसको न्यायिक शक्तियां प्रदान किया। हालांकि मैं लिखना नहीं, मेरे साथ लिखने की आवश्यकता नहीं, ये शुरू वाली बातें जरूर लिखेंगे अभी हम। और स्वतंत्रता तक, मतलब कि हमारे जब इंडिपेंडेंस मिली 1947 तक, इसके पास जुडिशियल पावर भी थी और रेवेन्यू पावर भी थी, इसके पास राजस्व शक्तियां भी थी, इसके साथ साथ इसके पास कौन शक्तियां थी? न्यायिक शक्तियां थी। न्यायिक शक्तियां भी थी। क्या हुआ सर? अच्छा, ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं है मैंने। तो मेरा कहने का मतलब 1947 के बाद जिस तरीके से मैंने बताया था डिविजनल कमिश्नर सिस्टम को, संभागीय आयुक्त व्यवस्था को लगभग सभी राज्यों में लागू किया गया है, उसी तरीके से इस कलेक्टर पोस्ट को, इस कलेक्टर पद को जो है सभी स्टेट के अंदर जो इंट्रोड्यूस किया गया, सभी राज्यों के अंदर इसको क्या किया गया? स्थापित किया गया, पुनर्स्थापित किया गया। और आज आप देखेंगे भारत के लगभग सभी राज्यों में जो है ये कलेक्टर पोस्ट जो अस्तित्व में है। कौन सी पोस्ट? कलेक्टर की पोस्ट। लेकिन अब धीरे धीरे आफ्टर 1947, 1947 के बाद इसका जो कार्यभार है, इसका जो फंक्शन है, इसका जो रोल है, वो क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑब्वियसली बात है, बढ़ तो रहा ही है। ये पूरा पूरा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, सामान्य प्रशासन देखता है, पुलिस को भी देख रहा है, डेवलपमेंट वर्क भी देख रहा है, ये रेवेन्यू काम भी कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी है, जुडिशियल वर्क भी है, प्रोटोकॉल वर्क भी है, इलेक्शन के वर्क है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, बहुत सारे काम है कलेक्टर के पास। पर इसका रोल जो डे बाई डे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसका जो भूमिका है वो दिन प्रतिदिन बदल रही है। उसकी हम थोड़ी चर्चा करेंगे, उसके बाद में इसको मैं लिखवा दूंगा और फिर हम जाएंगे सीधा कलेक्टर कार्यों की ओर। किस ओर जाएंगे? इसमें देखो, एक तो रोल इसका चेंज हुआ 93 के बाद। किसके बाद चेंज हुआ है? 93। एक लैंडमार्क ईयर जो 93 का है, 1993 का है, कि 93 के बाद जब पंचायती राज संस्थाओं को, जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस प्रदान किया। क्या प्रदान किया? संवैधानिक आधार प्रदान किया। इसको संवैधानिक आधार प्रदान करने के बाद में आप सभी को बताया कि आर्टिकल 243 जो है उसमें व्यवस्था की गई पंचायती राज संस्थाओं की, उसके साथ साथ अर्बन लोकल बॉडीज की। पंचायती राज संस्थाएं आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक है, और उसके बाद में 243 पी से लेकर और लगभग जेड जी तक जो है अर्बन लोकल बॉडीज हैं, शहरी निकाय हैं। पंचायती राज संस्थाओं का मतलब है जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। अर्बन लोकल बॉडीज का मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, काउंसिल और नगर पालिका। ये व्यवस्थाएं जो है, इनको संवैधानिक आधार जो इन संस्थाओं को जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है वो दिया गया 73rd अमेंडमेंट से। कौन सा अमेंडमेंट से? 73वें संविधान संशोधन से। अब इससे कलेक्टर का रोल कैसे चेंज हुआ हम आगे चर्चा करेंगे, पर मैं आपको यहाँ पर ऐसे बता रहा हूँ चलते हुए कि पहले 93 से पहले डेवलपमेंट का जो काम है उसमें बड़ा रोल था किसका? कलेक्टर का। ये कलेक्टर जो है वो DRDA, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी होती है, जिला ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, जिला परिषद के अंदर उसका अध्यक्ष हुआ करता था। 1959 के अंदर हमने हालांकि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनका श्री गणेश राजस्थान से कर दिया था। आप सभी को बताओ 2 अक्टूबर 1969 को 1959 में जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के बगदरी गांव, कौन सा गांव है? नागौर का एक गांव है बगदरी, बगदरी से इस व्यवस्था की शुरुआत की, पंचायती राज व्यवस्था की। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था के अंदर उस समय बहुत सारी प्रॉब्लम थी। इनके पास फंड नहीं था, इनके पास फंक्शंस नहीं थे, इनके पास फंक्शनरी नहीं थी। हालांकि आज भी प्रॉब्लम बनी हुई है, इसको बोलते हैं 3F समस्या। कौन समस्या है? फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरी। इनके पास पैसे नहीं थे, करने के लिए कार्य नहीं थे, स्टेट गवर्नमेंट इनको जो है अधिकार या शक्तियां जो ट्रांसफर नहीं करती थी। और तीसरा फंक्शनरी का मतलब लोकल लेवल पर या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने के लिए कर्मचारी नहीं थे। क्या नहीं थे? कर्मचारी। हालांकि समस्या आज ही बनी हुई है, आज ही पंचायती राज के अंदर 3A प्रॉब्लम बनी हुई है। आज ही पंचायती राज के अंदर जो है SP कंसेप्ट, एक नया कंसेप्ट है। कौन सा उदाहरण है? SP, सरपंच पति। और आजकल ये बदल गया सरपंच पुत्र। किसमें बदल गया है? कि पहले सरपंच जो है पति हुआ करता था। भाई वुमेन रिजर्वेशन दिया गया, यहाँ पर महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास किया गया। 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया राजस्थान जैसे राज्यों के अंदर। लेकिन आज यहाँ पर पहले तो थे सरपंच पति, अगर महिला सरपंच उसका काम कौन करता था? पति। अब आज के लिए थोड़ा सिस्टम बदल गया है, आजकल जो है सरपंच पुत्र। आप देखना आजकल गाँव के अंदर देखना, पति की जगह काम कौन कर रहे हैं? पुत्र। कि भाई जो पुत्र है उसको जो है पॉलिटिकली एम्पावर किया जाए, क्योंकि विरासत उसको संभालनी है। तो क्यों नहीं ये काम सारे ये कर ले, पहले ही पति क्यों करेगा? तो वो अलग बात है। पर मेरा कहने का मतलब है कि
डेवलपमेंट के सभी काम 93 से पहले, या डेवलपमेंट में बड़ा रोल था कलेक्टर का। डीआरडी का अध्यक्ष हुआ करता था, रेगुलर इलेक्शन होते नहीं थे, तो जिला परिषद का प्रमुख भी, जिला प्रमुख भी कौन हुआ करता था? कलेक्टर हुआ करता था। एडिशनल चार्ज थे इसके पास। अगर मान लो रेगुलर इलेक्शन नहीं हुए तो जिला परिषद सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। निलंबित करने बाद में चार्ज किसके पास आ गया? कलेक्टर के पास आ गया। तो कलेक्टर डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट एडमिशन जो था, या जिले के अंदर जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज बना करती थी, डेवलपमेंट एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट किया जाता था, उसके अंदर बड़ी भूमिका थी किसकी? जिला कलेक्टर की। लेकिन 93 के बाद जब हमने इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, जब हमने इनको संवैधानिक स्थिति प्रदान की, तो हमने एक सेपरेट हायरार्की बना दी। हमने अलग से एक पद सोपान बना दिया कि भैया अब डेवलपमेंट का जो काम हो जिला कलेक्टर नहीं करेगा, और डेवलपमेंट का काम जो है जिला परिषद करेगी, पंचायत समिति करेगी और ग्राम पंचायत करेगी। और वहां पर बैठने वाले जो अधिकारी हैं, इनका उसमें इंपॉर्टेंट रोल होगा, चाहे वो सीईओ, चाहे वो एसीओ हो, चाहे वो बीडीओ हो, चाहे वो एडिशनल डेवलपमेंट ऑफिसर हो, चाहे वो असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर हो, और चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी हो, वीडीओ। तो इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि 93 के बाद हम ये तो नहीं कहेंगे जिला कलेक्टर का जो विकास प्रशासन में भूमिका कम हो गई है, क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते हैं। हम ये कहेंगे कि अब जिला कलेक्टर के विकास कार्यों में, जिले में होने वाले जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज है, जिले में बनाए जाने वाले डेवलपमेंट प्लान है, जिले में चलने वाले विकास कार्यक्रम है, जिले में बनाए जाने वाले विकास योजनाएं जो हैं, इनमें कलेक्टर की भूमिका बदल गई है। कलेक्टर का रोल क्या हो गया है? चेंज हो गया। अब कलेक्टर का पहले वाला जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, विकास प्रशासन में जो कलेक्टर का पहले रोल था, अब वो रोल नहीं रहा है। अब उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है। इनडायरेक्टली तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज में उसका रोल है कि वो किसी भी डेवलपमेंट प्रोग्राम का जाकर इंस्पेक्शन कर सकता है। क्या कर सकता है? इंस्पेक्शन कर सकता है। जिले के अंदर जो डेवलपमेंट प्लान बनते हैं, वो बनाने वाली जो कमेटी और डीपीसी है, कौन सी कमेटी है? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जिला आयोजना समिति है, उसका मेंबर हो। पर उसका कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, उसका डायरेक्ट रोल नहीं है। किसमें? विकास प्रशासन में। तो 93 एक लैंडमार्क ईयर है। इसके बाद में कलेक्टर का डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में जो रोल है, विकास प्रशासन में जो पहले वाली भूमिका थी, अब वो बिल्कुल क्या हो चुकी है? बदल चुकी है। क्या हो चुकी है? बदल चुकी है। एक तो ईयर हमें याद रखना है। हाँ बताइए सर, क्या हुआ? एक जो 180 डिग्री पर बैठे हैं, उधर नहीं क्लास, इधर है। हाँ। अरे अभी बुढ़ापा थोड़ी आया हुआ है, सारा लेकर आराम से उधर मुंह करके गेट की तरफ। अब बीच बीच में उधर भी देख लिया, मन किया तो देख लूं, देख क्या कर रहा है। कई देर होगी, 93 कर रहा है। क्या होगा 93 में? अभी मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास, मैं बातचीत करना चाहूंगा। आप भी, मैं भी कम्युनिकेशन करना चाहूंगा, मैं भी सुनना चाहूंगा ऐसी कौन सी बात है जिस पर वो डिस्कशन कर रहे हैं। किसको? कौन से में? और वो दे रहे हैं तो इनमें का डिस्कशन बहुत कम है। जैसे ऐसे तो इसके पास एमपी लेड और एमएलए लेड इसके पास ही होती है। सांसद निधि और एमएलए निधि इसके पास होती है, कलेक्टर के पास है। लेकिन उसमें रिकमेंडेशन जो है वो एमएलए एमपी की होती है। वो लेटर भेजते हैं, उससे आप सैंक्शन करने पड़ते हैं पैसे इनको। इसके पास सीएम रिलीफ फंड भी इसके पास ही होता है। मुख्यमंत्री सहायता कोष भी इसके पास होता है। पहले इसको ऊपर से इन्फॉर्मेशन, बहुत जो है परमिशन लेनी पड़ती है। तो डम्मी की तरह बैठा है बीच में, काम नहीं है। ऊपर से रिकमेंडेशन लेटर आएंगे, एमएलए कहेगा मेरे को जो 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, 2 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, उसमें से 50 लाख रुपए यहाँ लगाने हैं, वो अपन लेटर हेड बनाकर भेजता है। इसका काम केवल उनको सैंक्शन करने का है। क्या करें? केवल उनको प्रोजेक्ट को सैंक्शन कर देगा, भाई ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है 93 के बाद इसका रोल चेंज हुआ। उसके अलावा इसका एक जो बड़ा रोल चेंज हुआ, हम चूंकि राजस्थान में रह रहे हैं और आरएस का एग्जाम दे रहे, इसलिए हमें तो याद रखना 2011 का साल। ये देखो यहाँ से घूमकर इधर आ गए हैं हम, इधर ऐसे आ गए, यहाँ पर कहाँ पर आ गए हैं? बोर्ड में जगह कम, अब क्या करें? फिर ध्यान रखना कि सब इसके नीचे चल रहा है सब कुछ। भाई यहाँ से घूमकर देखो, इधर वापस के बराबर में आ गए 73 के, पर ये इधर से हम घूमते हुए कहाँ पर आ गए हैं? 2011 पर। 2011 में भी राजस्थान के अंदर एक बड़ा रिफॉर्म हुआ, और वो रिफॉर्म हुआ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में। कौन से प्रशासन में? ये तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ, विकास प्रशासन में हुआ, या पंचायती राज संस्थाओं में हुआ। यहाँ पर जो रिफॉर्म हुआ वो पुलिस प्रशासन में, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में। कौन से प्रशासन में? राजस्थान में 1 जनवरी 2011 से जयपुर और जोधपुर से पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को, कौन सिस्टम को? जिसको पुलिस आयुक्त प्रणाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया कि अब राजस्थान के 31 जिलों में
तो सामान्य पुलिस प्रणाली है, जनरल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, जहां पर पुलिस का मुखिया जो है, पुलिस का बॉस है, वो एसपी है। कौन है? लेकिन राजस्थान के दो जिलों के अंदर एक नया सिस्टम उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इसको बोलते हैं कमिश्नरेट सिस्टम। कौन सिस्टम बोलते हैं? इसको बोलते हैं आयुक्त प्रणाली। कौन सी प्रणाली है? कि 31 जिलों में तो जो पुलिस का मुखिया है वो एसपी होगा, जो कि जूनियर पुलिस अधिकारी होता है, जूनियर आईपीएस होता है। लेकिन अब दो जिलों के अंदर राजस्थान राज्य में जो है कमिश्नरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें पुलिस का मुखिया होता है कमिश्नर। कौन होता है? कमिश्नर होता है। और कमिश्नर जो होता है वो सीनियर आईपीएस अधिकारी होता है। और मिनिमम वो अधिकारी होगा जिसकी रैंक जो है क्या होगी? आईजी। कौन से रैंक का अधिकारी होगा? इंस्पेक्टर जनरल रैंक का अधिकारी होगा। कौन? कमिश्नर। मिनिमम तो आईजी रैंक होगी, ऊपर कुछ भी हो सकता है। जैसे भी जयपुर जिले के जो कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर श्री आनंद श्रीवास्तव जो हैं, वो एडीजी रैंक के अधिकारी हैं। कौन से रैंक के अधिकारी हैं? एडिशनल डायरेक्टर जनरल रैंक के अधिकारी हैं। लेकिन मिनिमम यहाँ पर कौन बैठेगा? आईजी। इसका मतलब ये कर दिया कि भाई यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस आईपीएस जो है, ऐसा आईपीएस जिसके पास अनुभव है पहले से, उसी को यहाँ पर जो है जयपुर और जोधपुर में कमिश्नर की पोस्ट पर अपॉइंट करते हैं। कौन सी पोस्ट पर? कमिश्नर की। उसके अलावा इसमें एक बड़ा जो है चेंज ये हुआ कि अब जो कमिश्नर है, ये कमिश्नरेट सिस्टम जो लाया गया है, उसके पीछे सरकार का जो मोटिव है, दो मोटिव है। एक तो सरकार का मोटिव ये है कि कलेक्टर की बार बार शिकायत होती है कि हमारे पास वर्कलोड ज्यादा है, कार्यभार क्या है हमारे पास ज्यादा है। और ज्यादा जो वर्कलोड हमारा बढ़ रहा है, उसके पीछे जो है बड़ा कारण जो है वो है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। कौन समस्या है? लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। कानून व शांति व्यवस्था जो है बनाए रखना, ये बड़ी समस्या। नहीं पढ़ रहे थे, अच्छी बात है, मुझे लगा मोबाइल देख रहे हो, मुझे लगा बीच में डिज्नी स्टार्ट कर दिया। हाँ। तो लो थोड़ी देर 2 मिनट रेस्ट कर लो। लगातार सुन रहे हो 1 घंटे से, कितने घंटे से? 1-2 मिनट का रेस्ट देता हूँ। हम्म, वो उधर ऊँग गए उधर। अब आराम से नींद ले लो 2 मिनट की, उसके बाद आगे चलेंगे। बात नहीं करेंगे, आराम से, हाँ, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे कर लो। हाँ, थोड़ा अपना कुंठा निकाल लो, फ्रस्ट्रेशन निकाल लो।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आगे चलते हैं। मैंने इसलिए नहीं कहा था आप लोगों को, मैंने तो इसलिए कहा था कि कई लोगों को मैंने देखा कि वो नींद ले रहे थे, उनको नींद से जाग गए होंगे, च्युइंगम भी खाना स्टार्ट कर दिया है, बस अब नींद नहीं आएगी। अब हम आ गए 2011 में। कौन सी ईयर में आ गए हैं? तो 2011 में मैंने आपको बताया कि राजस्थान के दो जिलों में, कौन कौन से, जयपुर और जोधपुर के अंदर जो है कमिश्नरेट सिस्टम, कौन सिस्टम है? कमिश्नरेट सिस्टम है। इसको आयुक्त व्यवस्था ही बोलते हैं। कौन सी व्यवस्था बोलते हैं? आयुक्त व्यवस्था, आयुक्त प्रणाली। तो यहाँ पर आईजी रैंक के अधिकारियों को कमिश्नर बनाया गया। और कलेक्टर का जो है एक बड़ा नहीं, कलेक्टरों का ये मानना था कि हमारे पास बहुत ज्यादा वर्कलोड है, हमारे पास बहुत ज्यादा क्या है, कार्यभार है। तो इस सिस्टम के माध्यम से कलेक्टर का वर्कलोड भी कम किया गया। किसमें? लॉ एंड ऑर्डर में। कि जहां जहां पर कमिश्नरेट सिस्टम है वहां पर कर्फ्यू लगाने का काम करेगा कमिश्नर, जबकि जहां पर कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है वहां पर कर्फ्यू लगाने का काम करता है जिला कलेक्टर। कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जहां जहां कमिश्नरेट सिस्टम है वहां पर पब्लिक न्यूसेंस के मामलों में, शांति भंग के मामलों में जमानत देगा कमिश्नर, या कमिश्नर के बिहाफ पर नीचे बैठे हुए आईपीएस और आरपीएस अधिकारी। जबकि सामान्य जिलों में ये पब्लिक न्यूसेंस के मामले में बेल देने का काम कौन करता है? कलेक्टर। और कलेक्टर के बिहाफ पर एसडी और तहसीलदार। सामान्य जिलों में आर्म्स लाइसेंस देगा कलेक्टर, जहां पर कमिश्नर सिस्टम होगा वहां पर आर्म्स लाइसेंस कौन देगा? कमिश्नर। कौन देगा? कमिश्नर देगा आर्म्स लाइसेंस। तो इसका मतलब ये होगा कि कलेक्टर के बहुत सारे काम लेकर किसको दे दिए हैं? कमिश्नर को। कि कलेक्टर के बहुत सारे कार्य लेकर और वो ट्रांसफर कर दिए गए किसको? कमिश्नर को। इसका मतलब ये होगा कि कलेक्टर का लॉ एंड ऑर्डर में जो रोल है, या कलेक्टर का एज ए मजिस्ट्रेट जो रोल है, वो बिल्कुल क्या हो गया? चेंज हो गया। क्या हो गया? बिल्कुल कर्फ्यू का अधिकार नहीं है। कहां पर? जहां पर कमिश्नर सिस्टम है, ना तो कर्फ्यू लगा सकता है, ना पब्लिक न्यूसेंस के मामले में जमानत देगा, ना जो है आर्म्स लाइसेंस देगा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में उसका रोल जो है बहुत नॉमिनल होगा, बहुत सामान्य होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि 2011 के बाद कलेक्टर का एज ए मजिस्ट्रेट भी रोल हो क्या हो गया? चेंज हो गया। कम तो नहीं बोलेंगे, क्या हो गया? चेंज। कि कलेक्टर की दंड नायक के रूप में जो शक्तियां हैं वो क्या हो गई हैं? बदल गई हैं। या कलेक्टर का दंड नायक के रूप में जो भूमिका है वो बिल्कुल परिवर्तित हो चुकी है। कि अब एज ए मजिस्ट्रेट जो उसको पावर थी वो सारी सारी ट्रांसफर कर दी गई किसको? कमिश्नर को। ये सारे काम अब कौन कर रहा है? कमिश्नर कर रहा है। कौन कर रहा है? तो डेवलपमेंट में इसका रोल चेंज हुआ 93 में, और 2011 में एज ए मजिस्ट्रेट भी दंड नायक के रूप में भी इसकी शक्तियां क्या हो गई हैं, या इसकी भूमिका जो है वो क्या हो चुकी है? बदल चुकी है। क्या हो चुकी है? बस ये ध्यान रखना कि 1772 में इस पोस्ट को इंट्रोड्यूस करने वाला कौन है? पहले कलेक्टर कौन है? इस पोस्ट को अबोलिश कब किया गया? री इंट्रोड्यूस कब किया गया? 87 में इसको कौन शक्तियां दी गई? इसलिए इस समय इसको क्या बोलते थे? इसमें से इसकी जुडिशियल पावर वापस ट्रांसफर कब की गई? इसको वापस जुडिशियल पावर कब दी गई? इस पद को जो है वापस एज इट इज को इंट्रोड्यूस किया गया है। और 93 में इसका रोल चेंज हुआ। कौन से प्रशासन में? विकास प्रशासन में, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में। और 2011 में अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2011 में इसकी जो एज ए मजिस्ट्रेट जो पावर थी, या एज ए मजिस्ट्रेट जो रोल था, वो भी क्या हो गया है? चेंज हो गया, बदल गया। कि अब 2011 के बाद इसके पास, या इसका, या इसकी दंडनाई के रूप में जो भूमिका थी वो भी क्या हो चुकी है? अब बदल चुकी है, चेंज हो चुकी है। इस तरीके से इस पोस्ट का क्या हुआ है? जेनेसिस एवोल्यूशन। इस तरीके से इस पद का विकास हुआ है। कौन से पद का? कलेक्टर पद का। हालांकि हम चर्चा करेंगे अभी आगे कि कलेक्टर जो है वो भी बहुत सारे कार्य करता है जिले के अंदर। कलेक्टर जिले के अंदर जो विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो कलेक्टर के अगर आप कार्य देखेंगे तो मैं आपको मोटा मोटा एक बार कलेक्टर के जो कार्य बताता हूँ, उसके बाद लिख लो। कलेक्टर का सबसे पहला जो रोल है वो है प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। किसके रूप में? एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। सबसे पहले तो प्रशासनिक अधिकारी, सबसे पहले तो क्या है, ये जिले का प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर है। पूरा प्रशासन किसके अंडर में काम कर रहा है? कलेक्टर के। दूसरा, ये काम करता है रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में। ये क्या होता है? जिले के अंदर राजस्व अधिकारी भी होता है। तीसरा, ये जिले के अंदर दंड नायक भी होता है, मजिस्ट्रेट भी होता है।
क्या होता है कि जिले के अंदर ये मजिस्ट्रेट के रूप में बहुत सारे काम करता है, दंड नायक के रूप में बहुत सारे काम करता है, हम चर्चा करेंगे अभी। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो है कई बार जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होता है, निर्वाचन अधिकारी। कौन सा अधिकारी होता है? ये इलेक्शन ऑफिसर भी होगा, रिटर्निंग ऑफिसर भी होगा, उसके साथ साथ ये रजिस्ट्रेशन ऑफिसर भी होता है, पंजीयन अधिकारी भी होता है। कौन सा अधिकारी होता है? उसकी भी हम चर्चा करेंगे अभी। कौन होता है? जिला कलेक्टर। किसकी बात कर रहे हैं हम? उसके बाद में कई बार ये बन जाता है विकास अधिकारी। क्या बन जाता है कभी ये डेवलपमेंट ऑफिसर बनेगा। कभी ये बनेगा डिजास्टर मिटिगेशन या डिजास्टर प्रिवेंशन ऑफिसर। कभी ये बन जाएगा आपदा निवारक अधिकारी। कौन सा अधिकारी बनेगा? आपदा निवारक अधिकारी बन जाएगा। और कभी ये बन जाता है प्रोटोकॉल ऑफिसर। क्या बन जाता है? प्रोटोकॉल अधिकारी। और उसके साथ साथ ये डिस्ट्रिक्ट में कौन सा काम करता है? समन्वय काम करता है, कोऑर्डिनेशन काम करता है। इसलिए कभी ये बन जाता है क्या? समन्वय, कोऑर्डिनेटर। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी है, ये रेवेन्यू ऑफिसर भी है, ये जिले में मजिस्ट्रेट भी है, ये रिटर्निंग ऑफिसर भी है, आरओ भी है। क्या होता है ये? आरओ। ये डेवलपमेंट ऑफिसर भी है, ये डिजास्टर प्रिवेंशन या डिजास्टर मिटिगेशन ऑफिसर भी है, उसके साथ साथ ये प्रोटोकॉल ऑफिसर भी है, और ये कोऑर्डिनेटर भी, समन्वयक भी है। अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे। लगभग हो सकता है इसको पूरा करने में हमें 2 दिन और लग जाए। कितने दिन लग जाए? 2। क्योंकि अभी तो हम बात करेंगे कलेक्टर कार्यों की, उसके बाद हम करेंगे चेंजिंग रोल ऑफ कलेक्टर, कलेक्टर की बदलती भूमिका, कि कलेक्टर का जो रोल हो किस प्रकार धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कलेक्टर के समक्ष चुनौतियां, कि कलेक्टर के सामने कौन कौन चुनौतियां हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम, अगर आप चाहेंगे तो हम पढ़ेंगे कलेक्टर वर्सेस एसपी, कि कई बार जिले के अंदर जो है कलेक्टर वर्सेस क्या होता है, एसपी होता है। हमारा जो पुलिस अधिनियम है, भारत का पुलिस अधिनियम है, इंडियन पुलिस एक्ट 1961 का, उसमें बहुत सारे सेक्शन है जिनकी कंट्रोवर्सी होती है। सेक्शन 14 कहता है कि जिला पुलिस प्रशासन का मुखिया एसपी है। सेक्शन 4 और सेक्शन 33 इंडियन पुलिस एक्ट का, वो कहता है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो जिला पुलिस प्रशासन का क्या है, मुखिया है। इसलिए दोनों में कई बार क्या होते हैं, विवाद होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। कमिश्नर क्या करेगा? कैसे है क्या, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, वो सेपरेट है, वो ऑटोनोमस है, इंडिपेंडेंट है। और कमिश्नरेट सिस्टम को लाने का बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था कि कमिश्नरेट सिस्टम उन जिलों के अंदर लाया गया जहां पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ज्यादा है, जहां पॉपुलेशन ज्यादा है। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, अपराध पर नियंत्रण के लिए हमने पुलिस को बहुत सारी ऑटोनॉमी दे दी, पुलिस को बहुत सारी स्वायत्ता दे दी, कि भाई अब आपको बार बार जाने की आवश्यकता नहीं, किसके पास? कलेक्टर के पास। जैसे पहले कर्फ्यू लगाना होता था, या 31 जिलों में आज भी है राजस्थान के, जहां पर कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है, वहां पर कर्फ्यू लगाने का काम कलेक्टर कर रहा है। अब लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गई है तो पता है एसपी को, एसपी जाता है कलेक्टर के पास, जाकर रिक्वेस्ट करता है कि आप जो है क्या लगाओ, कर्फ्यू लगाओ। तब कलेक्टर क्या लगाता है? कर्फ्यू लगाता है। अब कमिश्नर खुद को एम्पावर कर दिया है कि आपको लगता है कि कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है तो आप खुद जो है बिना कलेक्टर की परमिशन के लगाओ। क्या? फुली ऑटोनोमस तो ऐसे तो नहीं है, जैसे मान लो अभी कोरोना का टाइम था, तो कोरोना के टाइम में कलेक्टर जो होता है वो होता है रेजिडेंट ऑफिसर होता है। उस स्थिति के अंदर कमिश्नर कलेक्टर के अंडर में काम करता है। लेकिन पुलिस प्रशासन के मामलों में फुली ऑटोनोमस है। किसी सीआई का ट्रांसफर करना हो, किसी एसआई का, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल खुद करेगा। कर्फ्यू लगाना हो खुद लगाएगा। किसी को लाइसेंस देने खुद देगा। किसको जमानत देनी है, अपने नीचे जो बैठे हैं उनको सबको ऑथराइज करेगा। क्या आज सामान्य जिलों के अंदर जमानत देने काम एसडीएम और तहसीलदार कर रहे हैं, एज ए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में। लेकिन जहां जहां पर कमिश्नरेट सिस्टम है वहां पर ये सभी काम कमिश्नर के बिहार पर नीचे नीचे बैठा हुआ एसीपी जो है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है, वो कर रहा है। या उसके ऊपर बैठा हुआ एडिशनल डीसीपी जो है वो कर रहा है। कमिश्नर सिस्टम की हायरार्की तो पता होगी, हालांकि हम बाद में चर्चाएं करेंगे आगे। मैं पूरा पूरा कमिश्नर सिस्टम पढ़ाऊंगा आपको। कमिश्नर सिस्टम क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, कमिश्नर को कौन कौन से अधिकार शक्तियां प्राप्त होते हैं इसके अंदर, उनकी हम सारी चर्चाएं आगे करेंगे। कोई मत सोचना भाई इसको टॉपिक को खा गया। आगे बताऊंगा, पूरा पेज लिखूंगा, 2-3 पेज भरूंगा, इसके ऊपर कितने पेज भरूंगा यही पूछ सकते हैं आपको। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कमिश्नरेट व्यवस्था क्या है, क्या कमिश्नरेट व्यवस्था ने कलेक्टर पद को कमजोर किया है? पक्ष विपक्ष में तर्क दीजिए। तो क्या करेंगे आप? पक्ष में देंगे, विपक्ष में देंगे?
वैसे देना तो आपको पक्ष में विपक्ष में देना चाहिए, क्योंकि इसने कलेक्टर पद को कमजोर नहीं किया है। इसने तो कलेक्टर की, इससे कलेक्टर की भूमिका, इससे तो उल्टा कलेक्टर का वर्कलोड क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। हम तो ये लिखेंगे कि इससे कलेक्टर कार्यभार क्या हुआ है, कम हुआ है। और इसको अगर हम लेकर आए हैं, तो इसके पीछे जो आर्ग्यूमेंट होंगे, जो मैं लिखाऊंगा आपको, नीड ऑफ कमिश्नर सिस्टम, कमिश्नर सिस्टम की आवश्यकता क्या क्या है या क्यों लाया गया है, वो सारे आर्ग्यूमेंट नीचे लिख देना। इसको लाने का ऑब्जेक्टिव, इसको इंट्रोड्यूस करने का ऑब्जेक्टिव कहीं भी कतई भी ये नहीं है कि भाई हम कलेक्टर पद को कमजोर कर रहे हैं। इसके ऑब्जेक्टिव तो ये है कि पुलिस को इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है, पुलिस को ऑटोनोमस बनाया जा रहा है, इफेक्टिव मैनर में हम क्राइम को कंट्रोल करेंगे। आम आदमी के लिए सुविधा हो रही है कि आम आदमी को जमानत के लिए पहले जाना पड़ता था एसडीओ के पास, अब पुलिस अरेस्ट करेगी, पुलिस क्या दे देगी, जमानत दे देगी। पुलिस एंड इम्प्यूनिटी वर्क अंडर वन रूफ, एक ही छत के नीचे पुलिस के और दंड के कार्य आम आदमी प्राप्त हो रहे हैं। अपराधी को अब इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। इधर अरेस्ट करके लाएंगे, पीछे एसीपी का ऑफिस होगा, वहां ले जाकर एसीपी सामने पेश कर देंगे, चलो साहब जमानत हो गई आपकी। पहले उनको 5-7 किलोमीटर जाना पड़ता था एसडीएम कलेक्टर तहसीलदार के ऑफिस में, अब उनकी वो दौड़ हो क्या हो गई है, कम हो गई। दिल्ली में कमिश्नर सिस्टम है, बेंगलोर में कमिश्नर सिस्टम है, पुराने कमिश्नर सिस्टम है। राष्ट्र भारत के सबसे पुराने सिस्टम दिल्ली और बेंगलुरु के हैं। लिखो, प्लीज लिखिए। आज जो है माफी चाहूंगा, आप लोग पूरे 1.25 घंटे से ऐसे बैठे हैं, दया से आगे मेरे को। अब आप लोग लिखो। कई लोग तो ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ बर्बाद हो चुका हो, सर पकड़ पकड़ के बैठे हैं कि भाई आज तो जो कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। खुद ही बता रहा है 1.25 घंटा हो गया है। तो सही तरीका तो यही है। अब मैं आपको लिखा हूँ कलेक्टर पद के बारे में, लिख लो 4 लाइन, फिर मैं इधर उधर की बातें करूँ, फिर मैं 5 लाइन और पढ़ा दूँ, फिर को इसको लिख लो। एक साथ लिखो। लिखो, सबसे पहले लिखो कलेक्टर के पदनाम लिख लो, या अदर नेम्स ऑफ कलेक्टर इन स्टेट्स लिख लो, कलेक्टर के अन्य पदनाम लिख लो। सबसे पहले लिखो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखो। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आगे लिख लो उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल लिख लो। यूपी एंड वेस्ट बंगाल लिख लो। हाँ। दूसरा लिखो जिला कलेक्टर। इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं यूपी और पश्चिम बंगाल में। उसके बाद लिख लो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जिला कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट। जिला कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लिख लो। ये लिख लो राजस्थान हरियाणा। राजस्थान व हरियाणा। राजस्थान व हरियाणा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आरजे व एचआर हैं, बहुत अच्छे। आप तो बहुत साइंटिफिक व्यक्ति हैं। ये वहां मत लिख देना, उसको नहीं पता है कि आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में काम करते हो। हम्म। आरजे लिख दिया, आरजे और एचआर। हम्म। उसके बाद लिखो, उसके बाद लिखो उपायुक्त, और इंग्लिश वाला लिख लो डेप्यूटी कमिश्नर। इंग्लिश वाला, हिंदी वाला लिखेंगे उपायुक्त। उपायुक्त होता है, वैसे लिख लो इसको एक साथ, उपायुक्त। और इंग्लिश वाला लिख लो डेप्यूटी कमिश्नर। उसके आगे लिखो बिहार, जम्मू कश्मीर एवं कर्नाटक। बिहार, जम्मू कश्मीर एवं कर्नाटक। लिख लिया सबने? वेरी गुड। उसके बाद लिखो अपॉइंटमेंट, लिखो नियुक्ति। नियुक्ति का आगे लिख लो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। इंग्लिश पर लिख लो आईएएस इज अपॉइंटेड एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। आईएएस इज अपॉइंटेड एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। भारतीय प्रशासनिक सेवा के
नियुक्ति की अपॉइंटमेंट के आगे लिख लो अपॉइंटमेंट, हेडिंग लगाओ। हाँ, आवाज किधर से आ रही है? हाँ बताओ क्या बात हुई? वापस बोलो। मैंने हिंदी में इंग्लिश में? मैं दोनों बताता हूँ। सबसे पहले तो नियुक्ति लिखवाया, नियुक्ति पोट एक हेडिंग है, उसके आगे लिख लो भारत है उपायुक्त। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में लिखवाया यूपी बस पश्चिम बंगाल, वेरी गुड। हाँ आगे। हाँ उपायुक्त में बिहार और कर्नाटक है। और जिला कलेक्टर में कार्यपालक मजिस्ट्रेट राजस्थान हरियाणा लिख लो। उसके बाद अगली हेडिंग लिखनी नीचे नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। नियुक्ति के आगे लिख लो हिंदी वाले, इस पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। इंग्लिश में लिख लो आईएएस इज अपॉइंटेड एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और इसके नीचे लिखो आईएएस, और इसमें दो एरो लगा लो, एक तरफ लिख लो सीधी भर्ती। आईएएस, आईएएस के सबसे ऊपर उधर लिख लो सीधी भर्ती, बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। दूसरा लिख लो पदोन्नति द्वारा, नीचे इसके नीचे दूसरा एरो जो वहां पर लिख लो बाई प्रमोशन, पदोन्नति द्वारा। पदोन्नति द्वारा। हालांकि इसके अपने अपने जो है मेरिट डिमेरिट है। अगर मान लो सीधी भर्ती से कोई आईएएस अधिकारी आएगा, उसको मान लो आप कलेक्टर लगाते हो, तो उससे क्या फायदे होंगे, क्या मेरिट्स है उसके? एक तो उसके वो उत्साही होगा, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जावान होगा वो। और लेकिन उसके पास लेस एक्सपीरियंस होगा, उसके पास अनुभव क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर मान लो पदोन्नति द्वारा कोई आईएएस अधिकारी जो है कलेक्टर लगा हुआ है, इसका मतलब एक तो उसकी एज ज्यादा है, इसलिए उसका जो मेरिट है वो तो ये है कि उसके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसने एज ए आरएएस 20 से 25 साल प्रशासन में काम किया है। उसके पास वाइड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, उसके पास व्यापक प्रशासनिक अनुभव है। लेकिन उसके पास ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जावान नहीं होगा वो, क्योंकि उसकी एज है वो लगभग 50 साल से ऊपर होगी। कितने साल से ऊपर होगी? तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं, तो सीधा लिख लो सीधी भर्ती द्वारा, और दूसरा लिख लो बाई प्रमोशन, पदोन्नति द्वारा। इसके आगे लिख लो राजस्थान में 2009 से, फ्रॉम 2009 इन राजस्थान, फ्रॉम 2009। इसमें लिखो फ्रॉम 2009 प्रमोटी आईएएस, फ्रॉम 2009 प्रमोटी आईएएस आर अपॉइंटेड एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन डिस्ट्रिक्ट। हिंदी में लिख लो पदोन्नति द्वारा, इसमें लिख लो राजस्थान में 2009 से पदोन्नत आईएएस अधिकारियों को कलेक्टर लगाया जा रहा है। 2009 से पदोन्नत आईएएस अधिकारियों को कलेक्टर लगाया जा रहा है। अरे पदोन्नत मतलब आईएएस, पदोन्नत मतलब जो प्रमोट होकर आए आईएएस अधिकारी, पदोन्नत आईएएस अधिकारियों को कलेक्टर लगाया जा रहा है। तो पदोन्नति द्वारा बाई प्रमोशन जो कलेक्टर लगाए जा रहे हैं, कब से लगाए जा रहे हैं? 2009 से, फ्रॉम 2009, फ्रॉम 2009। उसके बाद लिखो, लिखो प्रत्यक्ष नियंत्रण, हेडिंग लगा लो अगली, प्रत्यक्ष नियंत्रण लिख लो, डायरेक्ट कंट्रोल। डायरेक्ट कंट्रोल लिख लो, प्रत्यक्ष नियंत्रण लिख लो। इसके आगे लिख लो भारत सरकार का कार्मिक, भारत सरकार का कार्मिक लोक शिकायत, भारत सरकार का कार्मिक लोक शिकायत एवं कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। भारत सरकार का कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, इंग्लिश में लिख लो मिनिस्ट्री ऑफ, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल कॉमा पब्लिक ग्रीवेंस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल कॉमा पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, एंड पेंशन उसके आगे कोमा लगा लिख लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद लिखो ट्रांसफर, स्थानांतरण। उसके बाद लिखो ट्रांसफर, लिखो स्थानांतरण, लिखो ट्रांसफर, स्थानांतरण लिख लो। स्थानांतरण में लिख लो आगे राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा, राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा लिख लो भाई, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा, जिसको बोलते हैं डीओपी। देखें तो लिखना डीओपी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, डीओपी। उसके बाद लिख लो कार्यकाल, टेन्योर लिख लो, टेन्योर कार्यकाल। कार्यकाल के आगे लिख लो अनिश्चित, और इंग्लिश वाला लिख लो नॉट फिक्स्ड। टेन्योर लिख लो नॉट फिक्स्ड, अनिश्चित। उसके बाद लिखो कलेक्टर पद का विकास, एवोल्यूशन ऑफ कलेक्टर पोस्ट लिख लो, हिंदी में लिख लो कलेक्टर पद का विकास। अब ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे, मैं लिखा हूँ ऐसे लिख लो, फिर एरो लगा लो। उसके बाद नीचे मैं ईयर लिखा हूँ, उसके बाद में लिख लो, फिर एरो लगा लो। एरो लगा के ये जो है पेज बढ़ देंगे। आगे लिखो 1772 लिखो, 1772, 1772 में लिख दो हेस्टिंग्स द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग्स, या सीधा लिख लो हेस्टिंग्स द्वारा, हेस्टिंग्स द्वारा पद को स्थापित किया गया। इसमें लिख लो हेस्टिंग्स, HESTINGS, हेस्टिंग्स इंट्रोड्यूस द पोस्ट, हेस्टिंग्स इंट्रोड्यूस द पोस्ट ऑफ कलेक्टर। और इसको 1772 से स्टार्ट करना। कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको? 1772 से। 1772 के आगे लिख लो हेस्टिंग्स इंट्रोड्यूस द पोस्ट ऑफ कलेक्टर। इसके नीचे लिख लो रोल्फ सेल्डन है, मैं लिखा है हेस्टिंग्स ने, हेस्टिंग्स ने या हेस्टिंग्स द्वारा इस पद को स्थापित किया गया। और इसको स्टार्ट करना कहां? 1772। 1772 के ऐसा लगा कि लिख लो हेस्टिंग्स ने इस पद को स्थापित किया। इंग्लिश वाला लिख लो हेस्टिंग्स इंट्रोड्यूस द पोस्ट ऑफ कलेक्टर। उसके नीचे लाइन में लिख लो रोल्फ सेल्डन वाज फर्स्ट कलेक्टर ऑफ इंडिया। हिंदी में लिख लो रोल्फ सेल्डन को, रोल्फ सेल्डन को भारत का पहला कलेक्टर नियुक्त किया गया। रोल्फ सेल्डन को भारत का पहला कलेक्टर नियुक्त किया गया। रोल्फ सेल्डन वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ इंडिया। लिख लिया सबने? उसके नीचे एरो लगा के लिख लो 1773, 1773। 1773 में लिख लो पोस्ट ऑफ कलेक्टर वाज अबोलिश्ड। देख लो कलेक्टर पद को समाप्त कर दिया गया। कलेक्टर पद को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद एरो लगा के लिख लो 1781, 1781, 1781। इसके आगे लिख लो पोस्ट वाज रीइंट्रोड्यूस्ड। हिंदी वाला लिख लो 1787 में लिख लो इस पद को पुनर्स्थापित किया गया या पुनः स्थापित किया गया। पोस्ट ऑफ कलेक्टर वाज रीइंट्रोड्यूस, इस पद को पुनः स्थापित किया गया 1781, 1781। उसके नीचे एरो लगा के लिखेंगे 1787, 1787। इसमें लिख लो जुडिशियल वर्क एंड पावर लिखो। 1787 के आगे लिखो जुडिशियल वर्क, जुडिशियल वर्क एंड पावर वाज आल्सो ट्रांसफर टू कलेक्टर।
वॉज ऑल्सो ट्रांसफर टू कलेक्टर। हिंदी में लिख लो 1787 के आगे कलेक्टर को कलेक्टर को न्यायिक कार्य व शक्तियां प्रदान किए गए। कलेक्टर को न्यायिक कार्य एवं शक्तियां भी प्रदान की गई। शक्तियां भी प्रदान की गई। कलेक्टर को अतः कलेक्टर को उस समय अतः कलेक्टर को उस समय लिटिल नेपोलियन भी कहा जाता था। अतः कलेक्टर को उस समय लिटिल नेपोलियन भी कहा जाता था। सो कलेक्टर वॉज ऑल्सो नोन एज सो कलेक्टर वॉज ऑल्सो नोन एज लिटिल नेपोलियन। लिटिल नेपोलियन 1787 के आगे लिखना है। मैं वापस बताता हूँ। कलेक्टर को न्यायिक कार्य एवं शक्तियां भी प्रदान की गई। अतः कलेक्टर को उस समय लिटिल नेपोलियन भी कहा जाता था। लिटिल नेपोलियन को इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे बंद। सो कलेक्टर वॉज ऑल्सो नोन एज लिटिल नेपोलियन। लिख लिया सबने। उसके बाद लिखो, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये लिख लो लिखना चाहो तो, वैसे कोई जरूरत नहीं है। सीधा लिखो 1947। इसमें लिख लो द पोस्ट ऑफ कलेक्टर वाज द पोस्ट ऑफ कलेक्टर वाज रीएस्टेब्लिश्ड इन एवरी स्टेट। हिंदी में लिख लो कलेक्टर पद की स्थापना भारत के सभी राज्यों में की गई। द पोस्ट ऑफ कलेक्टर वाज रीएस्टेब्लिश्ड इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। 1947 के बाद इसमें लिखना कलेक्टर पद की स्थापना भारत के सभी राज्यों में की गई। इसके आगे लैंडमार्क ये लिख दो 1993 1993। अच्छा एक बार रुक जाओ, लिखा थोड़ी अभी है, लिख लिया। ऐसा कल वो मी मारा था ना, वो एंसेंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया, आईआर, तो नीचे बोलता नहीं पढ़ा, तो बोलता पढ़ना था। क्योंकि एंसेंट मिडाइवल और आईआर पूछता नहीं यूपीएससी, पर इस बार प्रीलिम्स में पूछा है बहुत ज्यादा। इसलिए वो देखिए ना, वो धमाल मूवी उसमें बोलता है लाल बटन दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, दबा दिया, नहीं दबाना था। तो पूछते हैं कि एंसेंट मिडाइवल आईआर, तो नीचे एस्पिरेंट खड़ा वो कह रहा कहा नहीं पढ़ा, तो मतलब पढ़ना था। यूपीएससी सरप्राइज करती है, इसलिए उसका नाम भी अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है। क्या बोलते हैं उसको? उसका प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप, इसलिए उसका नाम क्या है? यूपीएससी। यहाँ तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यहाँ तो आप प्रिडिक्ट करते हो 10 तो आएंगे उसके रीजनिंग क्वेश्चन, 5 आएंगे मैथमेटिक्स क्वेश्चन, हो सकता है 5 के बजाय 6 या 4 हो जाए, पर ज्यादा आपको ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिलेगा। 12 आएंगे स्टेट पॉलिटी क्वेश्चन, 6 आएंगे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। तो आप पहले सेट पैटर्न है, उसमें से 1 2 ऊपर नीचे होते हैं। अब वहां पर वो कह रहे हैं कि भाई हमने सिलेबस लिख दिया है, वो हमारी मर्जी, हम कहाँ से क्या पूछेंगे, कहाँ से क्या पूछेंगे। जब पहली बार सी सेट का पेपर आया, तो सी सेट के पेपर में पहली बार डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन पूछे गए। डिसीजन मेकिंग लिखा हुआ लास्ट में, सी सेट का सिलेबस देखेंगे आईएएस का, तो लास्ट में लिखा हुआ डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण। तो पहली बार जब एग्जाम कराया तो उसमें 7 क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग पूछे, और लगभग जो यूपीएससी की तैयारी करता है, और उसमें एक स्थिति दे दी, एक कंडीशन दे दी, नीचे परिस्थिति बता दी आप क्या करोगे। लगभग सभी के आंसर जो है सही थे। वो दिन है आज का दिन है। उसके बाद यूपीएससी ने कभी भी डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन नहीं पूछे सी सेट में, कि भाई सभी कर देते हैं, सभी कर देते हैं, फिर क्वेश्चन क्या हुआ, पूछना क्या कर दिया, बंद कर दिया। आजकल जो वो पूछते हैं 2 पेज में पैसेज देंगे और उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछेंगे। तो कलाकार जो है वो पैसेज पढ़ ही रहा होता है, क्योंकि आर्ट्स के जो मेरे साथी जो हैं उनका कंसंट्रेशन थोड़ा कम होता है, और ऐसा मानते हैं कि भाई साइंस वालों का कंसंट्रेशन थोड़ा क्या होता है, ज्यादा होता है, और सेटिंग पावर भी अच्छी होती है। एक कलाकार जो पैसेज को पढ़ ही रहा होता है, लगभग वो 1 1.5 पेज तक पहुंच जाता है। उसके बाद उसके दिमाग में ख्याल आने लग जाते हैं कि भाई मैं यहाँ से बाहर निकले कहाँ जाऊंगा, कैसे घर जाऊंगा, इतने में सोचता रहा, मैं तो पैसे से कर रहा था। फिर उसको वापस जाना पड़ता है कहाँ,
शुरू में, इतने में जो है क्या लग जाती है, घंटी। और ऐसे पैसेज आजकल बहुत सारे देते हैं, तीसरे का पेपर इतना मोटा आता है आजकल, 2 पेज में पैसेज, क्वेश्चन एक, क्वेश्चन कितना होगा एक। और हिंदी में तो आप सभी को पता है किस तरीके से ट्रांसलेशन करते हो, ये पता होगा ना। स्टील प्लांट को एक बार लिख रखा था इस्पात पौधा हिंदी में, तो इस्पात पौधा बेचारा पढ़ रहा, और पढ़ रहा क्या, रही तो पढ़ तो इंडस्ट्री के बारे में था, ये इंडस्ट्री के बारे में था पैसेज, तो पढ़ रहे तो उद्योगों में ये हुआ है ये हुआ है, अरे बीच में इस्पात पौधा एनवायरमेंट कहाँ से आ गया है, इस्पात पौधा कहाँ से आ गया। फिर किसी ने भले आदमी में जाकर देखा, किसी इंग्लिश में देखो तो क्या लिख रखा है इधर, तो इंग्लिश में लिख रखा है स्टील प्लांट, तो स्टील प्लांट को क्या बना दिया, इस्पात पौधा। प्लांट का मतलब पौधा होता है, क्या होता है। तो आर्ट्स वाला सोचता रहता है या हिंदी मीडियम वाला सोचते रहते हैं कि भाई ये इस्पात पौधा, इसमें हम लोग उद्योगों में एनवायरमेंट की बात भी कर रहे हैं, अच्छी बात है तो है। ये इस तरीके से जो, चलो आगे लिखो। वेरी गुड, बहुत अच्छे आप लोग, बहुत मेहनती लोग, आगे लिखो। 1993, 1993 लिखो, 1993 लिखो। 1993 में लिख दो, भारत में पंचायती राज संस्थाओं को, भारत में पंचायती राज संस्थाओं को, पंचायती राज संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, भारत में पंचायती राज संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ, भारत में पंचायती राज संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है, हिंदी इंग्लिश में लिख लो, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस और स्टेटस, constitutional basis or status has been provided, constitutional basis or status has been provided to Panchayati Raj institution by 73rd amendment, by 73rd constitutional amendment, constitutional basis or status has been provided to Panchayati Raj, has been provided to Panchayati Raj institutions, इसको पीआरआई बोलते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बाई 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लिख लिया, इसमें इसी को इसी में लिखना आगे एक लाइन देख लो, इससे विकास प्रशासन में, इससे विकास प्रशासन में कलेक्टर की भूमिका बदल चुकी। इट हैज बीन चेंज द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इट हैज बीन चेंज्ड द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इट हैज बीन चेंज्ड द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इन देवल लिखेंगे, इससे विकास प्रशासन में कलेक्टर की भूमिका बदल चुकी है, बदल चुकी है। उसके बाद 93 के बाद सीधे लिख लो 2011, मैं राजस्थान का बता रहा हूं आपको, 2011 लिख लो, 2011 लिखें, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसमें आप लिखो लिखो राजस्थान में, राजस्थान के जयपुर व जोधपुर शहर से, राजस्थान के जयपुर व जोधपुर शहर से जोधपुर शहर से, शहर से नहीं में, से की जगह लिखें में, शहर में आयुक्त प्रणाली को, आयुक्त आयुक्त प्रणाली को प्रारंभ किया गया। इसमें लिख लो कमिश्नरेट सिस्टम, कमिश्नरेट सिस्टम is introduced from Jaipur and Jodhpur, from Jaipur and Jodhpur। राजस्थान के जयपुर व जोधपुर शहर से आयुक्त प्रणाली को प्रारंभ किया गया है। इसमें लिख लो आगे, ये सब लिख लिया अभी तक, कोई है जिसने नहीं लिखा हो अभी तक, जो मैं लिखवाया, मैंने लास्ट लाइन जो लिखवाई है, मैं सब मान के चलो सबने लिख लिया है। नहीं लिखा हो तो बता दो आराम से, मेरे को दिक्कत नहीं बताने में। लिख लिया सबने। इसमें एक लाइन लिख लो नीचे, इससे
इससे कलेक्टर की दंड नायक के रूप में, इससे कलेक्टर की दंड नायक के रूप में, नायक के रूप में भूमिका बदल गई, ऐसे लिख लो। इट हैज बीन चेंज, इट हैज बीन चेंज्ड, इट हैज बीन चेंज द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज ए मजिस्ट्रेट। इट हैज बीन चेंज द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज ए मजिस्ट्रेट, एज ए मजिस्ट्रेट। मजा आ रहा है क्या? पीछे नहीं आ रहा होगा ना? पीछे वैसे मजा आ रहा था, यहाँ से मजा आएगा। और इससे आप जो है, आप जिस उद्देश्य के लिए आए हैं उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं, वहां दूसरे उद्देश्य प्राप्त होंगे। हाँ है, यहाँ मोक्ष मिलेगा, वहां मोक्ष नहीं मिलेगा, वहां आत्मा भटकती रहेगी। इसलिए सबसे सही है कि भाई आपको लग रहा हो को पढ़ाई खराब हो रही है, आप लग रहा हो कि मैं जो अटेंशन दे रहा हूँ बहुत सारे लोगों को, या लोग मुझे अटेंशन दे रहे हैं कि यार वास्तव में क्या आदमी है, तो वहां से खिसक लेना चाहिए। क्या होना चाहिए वहां से? हाँ, खिसक लेना। ज्यादा प्रसिद्धि भी खराब होती है। ज्यादा प्रसिद्धि भी क्या होती है भाई? प्रशासन में दो चीजें हैं, देखो ये लाइन चल रही है, ये ऐसे है, ये प्रशासन ऐसे चलता है, यहाँ बहुत सारे लोग चल रहे हैं, ये लाइन है, पूरी कतार है, तो ना तो हमें यहाँ रहना है और ना हमें यहाँ। कहाँ रहना है? यहाँ प्रसाद मिलेगा, यहाँ तय है, यहाँ भी तय, यहाँ तो तय है ही, और यहाँ कई बार मिलेगा जबरदस्ती। अभी हम चर्चा करेंगे हम जो है इस पर। तो इस तरीके से जो है आज इतना ही ठीक है। आज तो आपको जो है इतना ठीक है, फिर उसके बाद में आज टेस्ट भी है क्या आप लोगों का? हाँ तो ठीक है, तो 5-7 मिनट जो है, कितने बजे, 9 बजे है क्या? अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। अरे तो जाना नहीं है?